वैसे आज बहुत ही एक अलग प्रकार की कॉन्फ्रेंस लग रही है, जैसे एग्जाम में जैसे वो देने आते हैं ना, एग्जाम में प्रश्न पत्र लेकर के और सब उत्तर पुस्तिका लिखते हैं। अभी प्रश्न पत्र बटा नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, आपका सबका स्वागत। और आज इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हालांकि एक बदले हुए रूप में है, लगभग 2.5 महीने 3 महीने के बाद हम लोग मिल रहे हैं। बीच में अन्य अन्य प्रकार के माध्यम से मिले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस या ऑडियो ब्रिज, बीच में कई बार मिले हैं। तो आज ये विचार बना कि ये एक प्रकार हो सकता है। फील्ड में 3 बार मैं गया हूँ इन दिनों में, पिछले महीने में, तो वहाँ कुछ किसानों से या बाकी कुछ अधिकारियों से छोटी छोटी मीटिंग्स की। तो इसी प्रकार के स्वरूप में बड़े हॉल में 25, 30, 50 लोग, मैंने कहा जब 25, 30, 50 लोग वहाँ इस प्रकार से बैठ सकते हैं तो यहाँ भी बैठ सकते हैं। थोड़ा सा ये शंका थी कि बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत ये हो जाएगा। हमने कहा नहीं, कोई नहीं, हम सब लोग अनुशासन के मानने वाले लोग हैं, तो जो विचार करेंगे वही होगा। और अच्छा लगा मुझे कि एक इस प्रकार के सारे सिस्टम में हम लोग बैठे हैं। आज के इस बातचीत के विषय में मुख्य रूप से जो केंद्र बिंदु बातचीत का रहेगा वो है हमारी कृषि, हमारा किसान। आखिर हम हरियाणा प्रदेश एक प्रकार से कृषि प्रधान प्रदेश है, तो हमारी आर्थिक गतिविधियों का जब केंद्र बिंदु यदि माना जाए तो वो कृषि है। ठीक है, उद्योग भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन कृषि भी कम नहीं है। हरियाणा में ऐसा माने कि लगभग 17 लाख परिवार ये किसान परिवार हैं, और उन किसान परिवारों को एक प्रकार से उनकी सहायता करना या उनका विकास, उनकी प्रगति, आर्थिक प्रगति, उनकी हर प्रकार की चिंता करना, ये सरकार का एक मुख्य हिस्सा रहता है। लेकिन इसको करने के लिए सिस्टम्स नहीं बनाए गए, बल्कि हो हल्ले की राजनीति में लोग अपने अपने तरीके से करते रहे, और आज किसान को राजनीतिक तौर पर यूज़ करने का एक परंपरा ये कुछ पार्टियों की बन गई है। हम कम से कम उससे अलग हट करके देखते हैं, उससे ऊपर उठ करके देखते हैं कि किसान हमारे भाई हैं, किसान हमारे मित्र हैं, किसान इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। तो इनको किस प्रकार से हम इनका उत्थान कर सकते हैं, इनकी समस्याओं का हल कर सकते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से मैं पिछले 5 साल की भी कुछ बातें बताऊंगा, वर्तमान की कुछ बातें बताऊंगा, आगे भविष्य के भी कुछ विषय मैं ज़रूर आपके सामने रखूंगा। तो इस विषय को यदि मैं कहूँ तो हमने सबसे पहले तो किसानों की, यानी उनकी जो ज़मीन है, उस ज़मीन को किसान के साथ जोड़ करके और एक डाटा बैंक ये बनाना शुरू किया है। किसान में 2 प्रकार हैं, कुछ भूमालिक हैं तो कुछ काश्तकार हैं, और कुछ दोनों हैं, भूमालिक भी खुद है, काश्तकार भी खुद हैं। तो ऐसा भूमि का रिकॉर्ड सबसे पहला एक काम, यानी जो डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, इस पर हमने काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले इस काम को हमने शुरू किया था करनाल का सिरसी गांव। सिरसी गांव पूरा उसका एक नेट, एक जिसको कहना चाहिए रेवेन्यू रिकॉर्ड बन गया है, और उसको हमने आगे शुरू कर दिया है। संयोग से सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, बड़ी संस्था है, उन्होंने ये काम जिम्मे लिया है और वो कर रहे हैं। और लाल डोरा मुक्त गांव हो, ऐसी योजना हमने बनाई, और इसको आगे बढ़ाते हुए अब लगभग 75 गाँव का काम उन्होंने पूरा कर लिया है। कोरोना के दिनों में थोड़ी कठिनाई आई कि सब जिलों में एक साथ ना करके, फिर हम जो ऐसे गांव थे, ऐसे ज़िले थे जहां कोरोना का प्रभाव उस समय कम था, वो थे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, तो उन जिलों में ज़्यादा काम भी कर लिया है। अब आगे वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और हम इसका एक डैशबोर्ड जब बन जाएगा तो आप लोगों को बताएंगे उसकी प्रोग्रेस क्या है। लेकिन उसको कौन सी ज़मीन किसकी है, इवन न केवल किसान बल्कि बाकी भी जो ज़मीन है, प्राइवेट यानी पब्लिक लैंड जिसको कहते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स की जो है, उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। और अल्टीमेटली टारगेट हमारा ये है कि एग्जैक्ट 44,212 स्क्वायर किलोमीटर लैंड, यानी अगर उसको हेक्टेयर्स में अगर हम नापेंगे तो 44,21,200 हेक्टेयर ये लैंड बनती है। अब उसका एक एक इंच
जो भी जिसका है तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद टोटल उसका इतना आना चाहिए। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी ज़मीन के रिकॉर्ड को हम आगे फिर उसकी फसल कैसे बोता है उसका उपयोग करेंगे, और उसके लिए हम ला रहे हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये एक 2 साल पहले इस पोर्टल को हमने शुरू किया था। 2 साल में लगातार उसके अंदर सुधार लाते चले गए, और सुधार लाने के बाद इस बार उसका मैक्सिमम उपयोग हुआ है। किस किसान ने कौन से एकड़ में क्या फसल बोई, ताकि ये हमारे पास डाटा रहेगा तो हमें परचेज करने में आसानी होगी। किसान का कोई मुआवजा है खराब होने के बाद वो देने के बाद आसानी रहेगी। हम अपने एस्टिमेट्स ठीक से लगा पाएंगे, प्लानिंग ठीक कर पाएंगे। और यदि कुछ चीज़ कम ज़्यादा करनी है, उसको अपील करनी है, जैसे अभी हमने धान की अपील की कि धान कम बोना चाहिए, उसको भी अगर मॉनिटर करेंगे तो उसी में से मॉनिटर कर पाएंगे। अन्यथा कोई भी कुछ कहेगा कि मैंने यहाँ धान बोया था, आज मैं डाइवर्सिफाई करके दूसरा कर रहा हूँ, मुझे दो 7,000 रुपया। अगर हमारे पास ठीक डाटा नहीं होगा तो स्कीम फेल हो जाएगी। स्कीमों को लागू करने के लिए इस प्रकार का डाटा बहुत ज़रूरी है। हर एक मंडी में अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार के ऊपर उनको टोकन दिया जाता है। पहली बार मंडियों के 1800 सेंटर्स जो गेहूं के थे, निश्चित दिन पर बताया जाता था भाई आप किसानों को आना है, उनको फ़ोन करते हैं, SMS करते हैं, टोकन देते हैं, आप आइए अपनी मंडी में अनाज छोड़िए और चले जाइए। वरना 3-3 दिन मंडियों की बाहर लाइनें लगी रहती थी। और इस बार किसान को ये लगा कि जैसे एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया, हम जाते हैं मंडी में अपना गेहूँ छोड़ते हैं, अपना वापस आ जाते हैं। ये ठीक है, आगे की प्रोसेस जितनी पहली बार की है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा कि उस किसान के खाते में पेमेंट किस दिन पहुंचनी है। वो शेड्यूल हमारा 7 दिन का था, लेकिन उसमें 15 दिन 14 दिन, शुरू में तो 18-20 दिन भी लगे, लेकिन बाद में 13-14 दिन तक आ गया। अब प्राय वो पेमेंट्स सबकी हो गई है। 500-400 यानी 16,000 करोड़ रुपए में से 500-700 करोड़ ऐसा है जो पाइपलाइन में है, किन्हीं कारणों से है, छोटे मोटे कारण उसके रहते हैं, वो जैसे जैसे क्लियर होगा वो सब पहुंच जाएगा। तो इस बार उसकी प्रोक्योरमेंट अच्छी हो गई है। इसमें कुछ सुधार करने के लिए और मेरी फसल मेरा ब्यौरा में सुधार करेंगे, ताकि किसान को घर बैठे सारी सुविधाएं उसके नाते से मिल सकें। ये हम कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा का भी विषय एक ऐसा उलझन भरा इश्यू बना हुआ है कि पहले बीमा नहीं होता था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने बैंकों के माध्यम से एजेंसियों को हमने उसमें टेंडर दिया, तो बैंकों से पैसे कटते थे। बाद में किसान ने कहा कि नहीं, पैसा जो है हमारा ज़बरदस्ती नहीं कटना चाहिए। हालांकि जो कोई लोन लेता है, नियम ये है कि उस लोन को सिक्योर करने के लिए बैंकिंग एजेंसीज अपना लोन सिक्योर पहले करते हैं कि इसका बीमा ज़रूर कराओ, कल को कोई नुकसान हो तो बैंक को उसका घाटा ना पड़े, इसलिए वो सब किया जाता था। लेकिन जब ये किसान की मांग आई तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, ठीक है मैंडेटरी नहीं रहेगा, जिसको कराना है कराए, जिसको नहीं कराना नहीं कराएगा। आज आवाज़ वो उठी, मैंडेटरी कर दिया गया, लेकिन आज किसान वही वो कहता नहीं बीमा करिए, क्योंकि बीमे के बाद उसको पता है कि मुझे 25,000 रुपया प्रति एकड़ मिल जाएगा। नुकसान तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, खड़ी फसल बाहर है और हम सरकार की ओर से सिर्फ 12,000 रुपये देते हैं, 50-50 है। तो इसलिए वो अब 2% दे करके अपना बीमा कराना उसने शुरू किया है। जो बीमा पहले होता था उसी प्रकार का बीमा अब भी हो रहा है। अब लेकिन किसान, बैंक वाले पूछते हैं बीमा कराना है, वो कहता है हाँ कराना है। और आगे चल करके तो कहीं भी कोई भी लोन किसी का होगा, बीमा उसमें से एक अनिवार्य शर्त एक प्रकार से बनी ही जाती है, हर किसी का उसमें इंटरेस्ट है। तो इसलिए बीमा जो कराया गया, तो एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि किसानों ने अभी तक जो 12 लाख किसानों ने अपनी फसल का बीमा किया हुआ है, जो कराया था पिछले दिनों में, 812 करोड़ रुपया उसका प्रीमियम के रूप में किसानों ने दिया। बाकी सरकारों ने दिया, सरकारों का अलग है, लेकिन किसान को जो मिला है 2632 करोड़ रुपया मिला है, अर्थात 3.5 गुना, 3.5 गुना पैसा ज़्यादा मिला किसानों को। अब इसमें चूँकि बीमा कंपनियां होती हैं, उसको कुछ ना कुछ लाभ तो वो भी कमाती हैं, घाटे में कोई कंपनी कभी चलती नहीं है। वो लाभ सरकार के द्वारा जो बीमा दिया जाता है उसमें से वो कमाती हैं, ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे सारे उसमें से चला सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रति एकड़, नहीं प्रति परिवार, प्रति किसान। पहले इस जमीन का भी रखा गया था कि 2 हेक्टेयर हो, 5 एकड़ हो। बाद में उस कंडीशन को भी हटा दिया कि एक किसान, जो भी लैंड है, उस हर एक किसान को साल का 6,000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा। ये भी हमने आगे शुरू किया और वो दूसरा साल है, उसका पैसा दिया भी जा रहा है। एक पिछले साल का पूरा दे दिया, दूसरे साल के पहली किश्त ये प्रधानमंत्री जी ने जब
अपना पैकेज घोषित किया, उसके अंदर घोषणा की कि 2,000 रुपया हर किसान को भेज दिया जाएगा। साथ ही हमने हरियाणा में भी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत इसमें हमने कंडीशन रखी हुई है वही कि 5 एकड़ से कम या 1,80,000 रुपये तक जिसकी आय है या नहीं है, और दोनों चीज़ें, तो ऐसे किसान को या ऐसे परिवार को, बाकी परिवार भी उसमें सम्मिलित किए हैं जिनकी ज़मीन नहीं है, उनको 6,000 रुपया साल का हम देंगे। लेकिन हम कुछ प्रीमियम उसमें जो उनकी योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में जो प्रीमियम देने की आदत नहीं है, वो प्रीमियम पहले उनको दिलवाएंगे, बाद में बचेगा तो उसका पैसा उसके बैंक खाते में जमा करा देंगे। तो इस प्रकार की ये सब योजनाएं ये हमने दी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया प्रति साल का है, इसमें 1,392 करोड़ रुपया ये डाले जा चुके हैं पिछले साल में। एक हमने अभी मेरा पानी मेरी विरासत इसकी घोषणा की है। तो मेरा पानी मेरी विरासत का अर्थ सीधा सीधा आप लोगों को पहले जानकारी दी कि पानी बचाना ये हमारा मुख्य हेतु था, और पानी बचाना है तो अल्टीमेटली पीने के लिए जितना चाहिए ज़रूरी सबको देना ही देना पड़ेगा हमको। अगर पानी बचता है तो उसका सीधा सीधा लाभ इरिगेशन में ज़्यादा होता है, और उसको जैसे हम प्रबंधन ठीक करेंगे उतना ज़्यादा भूमि पर सिंचाई कर सकते हैं। दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाने के लिए ये पानी का प्रबंधन हमको बहुत काम आया है। 300 ऐसी टेल जहां 25 साल से पानी नहीं पहुंचा था, 293 टेल में हमने पानी पहुंचाया है। हमारे कृषि मंत्री जी उसी इलाके से संबंध रखते हैं, यानी इनके क्षेत्र में लोहारू विधानसभा में गया और आखिरी टेल राजस्थान के बॉर्डर पर उन टेल्स में होके आया। आपने मेरा फोटो भी देखा होगा, एक ऊँट पर चढ़ करके, और मैंने वहाँ भाषण दिया था। तो ऊँट का इलाका है वो। कृषि मंत्री उस समय तो कृषि मंत्री नहीं थे आप, उस समय तो चुनाव नहीं जीत पाए थे, उस समय साथ थे। पानी नहीं जिताया, सही बात है। इनका अगर जीत हुई है उसमें उस पानी का बहुत बड़ा योगदान है। आप नांगल चौधरी हमारे विधायक अभय सिंह जी, उनसे पूछ लीजिए। आप सतनाली महेंद्रगढ़ विधानसभा, उनसे पूछ लीजिए। इन सब इलाकों में जहाँ पानी नहीं पहुँचा था इतने सालों तक, वो हमने पानी पहुँचाया केवल पानी का अच्छा प्रबंधन करके। इसीलिए इस बार ये जो धान की फसल पर पानी ज़्यादा लगता है इसको कम करें, उसकी अपील मैंने की। शुरू में इसका विरोध हुआ, और विरोध भी पॉलिटिकल लोगों ने ज़्यादा किया, विपक्ष के लोगों ने। कुछ किसान संगठन है जो राजनीति करते रहते हैं, उन्होंने किया कि अगर पानी नहीं मिलेगा, यानी धान नहीं बोएंगे तो क्या खाएंगे। हमने सारा अध्ययन कराया। कुल मिलाकर के एक विषय जो ध्यान में आया, कुछ एरिया बाढ़ग्रस्त एरिया है, पूरे घग्गर के आसपास का इलाका है, तो उसमें गुमथला, ये अपना गुला विधानसभा और इस्माइलाबाद विधानसभा, ये अपने ब्लॉक, आगे रतिया ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ बाढ़ग्रस्त एरिया ज़्यादा मिला, जिसमें हमको लगा कि हाँ इनको कुछ थोड़ी छूट देनी चाहिए, क्योंकि धान के अलावा कुछ हो नहीं सकता। वहाँ के लिए एक योजना बनाई हमने, रिचार्जिंग योजना, कि पानी बरसात का जब खड़ा होता तो रिचार्जिंग करके ज़मीन में डाला जाए। लगभग 1,000 बोर ये हम लगाने की योजना बना रहे हैं। डिपार्टमेंट ने कुछ अभी 3 ब्लॉक्स की योजना घोषित कर दी है, वहाँ के डाटा उनके पास आ गए, बाकी ब्लॉक की भी घोषणा करेंगे, जिसके अंदर जितना भी खर्च आएगा एक बोर पर, वो 9 इंच उसका घेरे का बोर होगा, और वहाँ पानी बरसात का उसमें जाएगा। 1.5 लाख रुपए के लगभग एक बोर पर खर्च होता है, 3 या 4 दिन में तैयार हो जाता है। उसमें से 10% पैसा ये हमने किसान को कहा कि वो लगाए, 90% उसमें सब्सिडी के रूप में कहें वो सरकार लगाएगी, और बाद में उस बोर को हैंडओवर करेंगे किसानों को कि अब इसको मेंटेन भी रखना है, ताकि आगे भी 3-4 साल 5 साल उसमें रेत ना जाए, मिट्टी ना जाए, बंद ना हो, ताकि अगले सालों में वो काम आ सके। बीच बीच में उसकी मरम्मत की जरूरत पड़ेगी तो फिर करेंगे। पानी का लेवल कुछ इलाकों में, यानी धान वाले इलाकों में कह रहा हूँ, 80 मीटर डाउन भी चला गया है। 81 मीटर, कल एक सिरसा का गाँव था उसमें मैंने देखा 81 मीटर डाउन, जो आज से 10-12 साल पहले 50% पर था। जहाँ 40 मीटर था वहाँ 80 मीटर हो गया, जहाँ 20 मीटर था वहाँ 40 मीटर हो गया। इसी स्पीड से अगर पानी नीचे जाता रहा तो आगने वाले 10-12 साल के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ी जो ये खेती जो छोड़ के जाएंगे, विरासत देके जाएंगे बच्चों को, लेकिन सूखी भूमि देके जाएंगे, रेतीले टीले देके जाएंगे अगर पानी नहीं देके जाएंगे तो। इसलिए पानी भी उसमें साथ रहना चाहिए। किसानों को योजना अच्छी पसंद आई है, छोटी मोटी कठिनाइयाँ उनको हमने दूर की हैं। 7,000 रुपया हर एकड़ का उसमें सब्सिडी भी दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो भी सरकार देगी, और उन चीज़ों की प्रोक्योरमेंट भी करेगी। मक्का बोएंगे, दालें बोएंगे, तिल बोएंगे,
ऐसी सब चीज़ों की प्रोक्योरमेंट ये सरकार करेगी। सब्जियों के लिए भावांतर भरपाई योजना, घाटा होगा तो सब्जी का सरकार उठाएगी। और इसी प्रकार बागवानी, उसके लिए भी हमने 20,000 रुपया क्या है प्रति हेक्टेयर, हाँ 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, ये उनको अनुदान बागवानी के लिए देते हैं। ड्रिप इरिगेशन, उसके लिए भी 85% सब्सिडी ये हमने उसके लिए दी है। तो कुल मिलाकर के हम चाहते हैं कि पानी ये कैसे बचे। माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट, इसको बढ़ाने के लिए हमने 85% की सब्सिडी दी है कि पानी कम खपत हो। पानी का बाहर से आना है, पानी हमारे यहाँ अपना कोई स्रोत नहीं है। हरियाणा में यमुना है तो भी आधी हमारे पास है, आधी उत्तर प्रदेश के पास है, बाकी नदी हमारे पास नहीं है। एसवाइएल का झगड़ा बीच में पड़ा है, उसके लिए हम लगे हैं, कई बार उसका प्रश्न आ लिया, इसलिए आपको सब उसका क्लियर है मामला कि सुप्रीम कोर्ट एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर दे तो वो नहर बननी शुरू होगी। इसी प्रकार 3 प्रोजेक्ट ऐसे थे, लखवार, किसाऊ और रेणुका, ये 40-45 साल से लटके हुए थे। 76 तब के ये इसका जो एमओयू तो नहीं हुआ था, उस समय एक अंडरस्टैंडिंग कोई बनी होगी, उस समय ये शायद कंसीव किए गए होंगे ये प्रोजेक्ट। उस समय के बाद अड़ंगे डले हुए, राजनीतिक अड़ंगे थे। और सबसे पहले शुरुआत कब हुई, मैंने एक दिन हेलीकॉप्टर उठाया, मैं लखवार डैम पर चला गया, और जब वहाँ गया तो सब मीडिया के मित्रों ने उसको उठाया कि इतना कितना महत्वपूर्ण विषय था कि जो यहाँ से उड़े और उसे और लखवार उत्तराखंड में जाकर देखा है। उमा भारती जी ने बुला लिया कि ये क्या है मामला। मैंने कहा आप देखो, निकालो फाइलें निकाली, 40-50 साल से अटका हुआ है। धन्य है उमा भारती और बाद में नितिन गडकरी, जिन्होंने फटाफट सब प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों बुला करके 2 के एमओयू हो चुके हैं, केवल एक बाकी बचा है, वो थोड़ा उत्तराखंड और हिमाचल का आपस में कोई बिजली के मामले को लेकर विवाद है, वो हल हो जाएगा, वो भी मुझे लगता है। और इन तीनों डैम से 47% पानी वो हरियाणा को मिलने वाला है। हमने हिस्से का जो हमारा पैसा था वो सारा जमा करा दिया है। लखवार पर तो काम शुरू हो गया है, किसाऊ और रेणुका ये भी काम शुरू होने के 2-2.5 साल बाद इसका पानी हमको मिलना शुरू होगा। यमुना में जो आज हमें 3 महीने पानी मिलता है, वो हमको 7-8 महीने पानी मिलेगा, तो उस पानी की भी हमें आगे लाभ मिलेगा, भरपाई हो जाएगी। मेरी फसल मेरा पानी मेरी विरासत में हमने किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा था। अभी तक 53,000 किसानों ने 58,421 हेक्टेयर ये धान की फसल की जगह अन्य वैकल्पिक फसलें लगाने का एक फॉर्म अपना भर के अपना पोर्टल पर लोड कर दिया है। और हमारा जो टारगेट है वो 1 लाख हेक्टेयर का है। कुल अभी 58,421 हेक्टेयर, एकड़ हमारा 1 लाख हेक्टेयर। नंबर ऑफ फार्मर्स का हमारे उसमें नहीं है, बड़े फार्मर्स होंगे तो कम नंबर बैठेगा, यानी इसमें नंबर ऑफ फार्मर्स का महत्व नहीं है, महत्व तो इसमें जमीन का है कि कितना एरिया हम कम कर पाए। लगभग 8.5 लाख हेक्टेयर है जिस पर धान होता है, यानी 1 लाख हेक्टेयर का मतलब ये है कि 12%, 12.5%। मानो हम 53,000 पर कर रहे हैं, हम तो अपनी सफलता मानते हैं इसमें कि लोगों ने स्वीकार किया, लोग मान रहे हैं कि हाँ पानी हमको बचाना है। हमारी अपील है और एक जबरदस्त अपील है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरा इसमें कोई लाभ नहीं है, सरकार का कोई लाभ नहीं है, मुझे तो आपके 15 साल बाद नई पीढ़ी जिसको पानी चाहिए उसकी चिंता कर रहा हूं मैं। जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक प्रकल्प लिया और उसके अंतर्गत सारी दुनिया आज करे कि हरियाणा ने सफलता प्राप्त की, वैसे ही इस विषय को, हालांकि प्रधानमंत्री जी 2 बार मन की बात में इस विषय का उल्लेख कर चुके हैं, लेकिन सफलता इस बार थोड़ी अच्छी मिली है। हम चाहते हैं और आगे भी। एक बार किसानों को अगर शौक लग गया तो धान को छोड़ देंगे। धान की क्वांटिटी भी हमारे पास स्टोर में बहुत है, हमारे पास आज हमारे भंडार भरे पड़े हैं। आज भी 4 साल के लिए जितना धान चाहिए वो हमारे पास है। जबकि हमेशा ये एक नियम होता है कि प्रोक्योरमेंट से पहले किसी फसल का 1 साल का भंडार खाने का रहना चाहिए, फिर प्रोक्योरमेंट हो जाएगी, अगले साल उसको खपत कर लो, फिर 1 साल का लास्ट तक बचना चाहिए। इस बार इस गेहूं के प्रोक्योरमेंट से पहले लगभग यानी 2 साल से ऊपर का गेहूं ये हमारे पास भंडार में था, और इस बार भी 78 लाख मीट्रिक टन ये हमारा गेहूं इस बार आ गया है, पिछली बार से भी कम है। और कारण उसका ये है कि वरना आप बाद में प्रश्न करोगे कम क्यों हुआ, वो बता देता हूँ पहले कि इस बार बाहर के प्रदेशों का क्योंकि लंबा चला,
वो कार्यकाल खूब लंबा चला। तो किसानों ने अपनी जो बाहर के प्रदेशों का गेहूं आता था, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं आता था, पंजाब से भी थोड़ा आता था, पंजाब का ही अम्बाला पंचकुला मंडियों में तो पंजाब का ही आता था। इस बार वो बहुत कम आया है और हमने तो चाहा है कि भी हरियाणा प्रदेश का किसान, उसकी प्रोक्योरमेंट अच्छी होनी चाहिए। बाहर के किसान की प्रोक्योरमेंट हमको बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि बाजरा, सरसों, इसमें तो हमने प्रतिबंध लगाया है और उसका प्रतिबंध का भी कारण है, उससे हमारा नुकसान होता है। आज हम कोई चीज़ खरीदते हैं, वहाँ सस्ती है, यहाँ वो पूरे रेट में आके बेचेंगे, फिर यही चीज़ हमको मार्केट में बाद में बेचनी पड़ती है, चाहे बाजरा है, चाहे सरसों है, चाहे और जो फसलें हैं जो हम ज़्यादा खरीद करेंगे और वो बेचेंगे तो उसका लॉस बाद में हमको होगा। इस बार सरसों का लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि सरसों का मार्केट रेट एमएसपी के लगभग बराबर आ गया और आगे जाके ऊपर उठेगा। बाजरे में तो भाव एक हो गया और बाजरे में तो अभी भी नुकसान होगा। तो ये हमारा तो नुकसान ना हो इसलिए हम प्रयत्न करेंगे कि बाहर के प्रदेशों का नहीं लेंगे, अपने प्रदेश का लेंगे। और अगर बाहर के प्रदेश भी ऐसी प्रोक्योरमेंट अपनी करने लग जाएंगे तो वहाँ भी किसान बेचेगा। अभी इस मामले में ना तो राजस्थान उस लेवल पर आया है, ना पंजाब उस लेवल पर आया और ना ही मैं कहूँगा ना उत्तर प्रदेश आया है। अब उनके यहाँ सिस्टम उतने बने नहीं हैं जितने हमारे मार्केटिंग के अच्छे सिस्टम है बने हुए। तो इसलिए 58,000 हेक्टेयर का जैसे मैंने बताया ये सब किया है। मक्का इस बार लोग ज़्यादा इसलिए भी बोने के लिए आगे आ रहे हैं कि संयोग से एमएसपी जो बढ़ा इस बार, वो मक्का का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा है, 1760 से 1850 हुआ है और धान कम बढ़ा है, 53 रुपये बढ़ा, सिर्फ वो 90 रुपये बढ़ा, ये 53 रुपये बढ़ा, रेट एक जैसा है। तो मुझे लगता है कि हमारी केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि धान की बजाय मक्का, बाजरा, ज्वार या ये फसलें कोर्स ग्रेन जिनको कहते हैं वो ज़्यादा हों। आज मेडिकल साइंस भी कहने लग गई है कि कोर्स ग्रेन जो है वो शरीर के लिए अच्छा है। अब तो लोग मिक्स करके भी आटा खाने लग गए हैं ज़्यादा। तो ये उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सूरजमुखी का भी हम लोग प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, अभी शुरू हुआ 5 तारीख से ही और ये भी हम पूरा करेंगे। सरसों भी 8 लाख मीट्रिक टन ये हमारी खरीद हो गई है, लगभग 3,500 करोड़ रुपए, वो भी हमने दे दिया है पैसा। मंडियां हमारी जैसे मैंने बताया कि इस बार मंडियां भी हमने 4 गुना मंडियां कर दी थी। चना जो है वो भी 14 मंडियों में खरीदना शुरू हो चुका है। इसमें भी खरीद जो है, क्योंकि चना उतना ज़्यादा नहीं होता है तो इसलिए हर ज़िले में 2-3 मंडियाँ ऐसी शुरू की हैं। 6 ज़िलों में 14 मंडियाँ हैं, उनमें सब में गेहूँ आ रहा है और सब बिक रहा है। गेहूँ का रेट, चने का रेट भी मार्केट में एमएसपी के बराबर ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा उसकी नहीं आएगी। मूंग भी जो है वो खरीदी गई है 3,752 मीट्रिक टन। इसी प्रकार एक विषय रिचार्जिंग ऑफ वाटर, जैसे मैंने बताया कि 1,000 हम बोरिंग जो लगा रहे हैं उस पर ये खर्च आएगा। केंद्र सरकार की योजना है अटल भूजल योजना, जो घोषित की है अभी, उसकी रूल्स वगैरह तो भी बन के आने वाले हैं। तो भी 734 करोड़ रुपए की योजना ये हमारी 3 साल के लिए है। तो इस योजना के माध्यम से भी जमीन में पानी कैसे ज़्यादा जाए इसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। जल परीक्षण की प्रयोगशालाएं ये हमने बढ़ाई हैं, यानी 34 से बढ़ाकर अभी पिछले कार्यकाल में 111 ये हमने जल परीक्षण प्रयोगशालाएं, ताकि जल की क्वालिटी क्या है इसकी टेस्टिंग ठीक हो सके। किसान को हर प्रकार की सुविधा देना ये हमारा इसमें काम है। ब्लॉक्स के अंदर कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये बनाए हैं। कुछ मशीनरी ऐसी है कि हर किसान खरीद नहीं सकता, उसको वहाँ पर किराए पर चीज़ें मिल जाए, तो ऐसे किसानों के समूह मिल करके कस्टम हायरिंग सेंटर ये अगर बनाते हैं तो इनको हम 80% की सब्सिडी देते हैं उस मशीनरी पर। अभी जैसे ये स्ट्रॉ यानी क्या उसको बोलते हैं, पराली, इस पराली का जैसे पिछले 2 साल के अंदर जितना ये रहा शोर के भी इसको मत जलाए, इसको उपयोग करें, तो उस पराली के प्रबंधन के लिए जो इस प्रकार की मशीनरी है उसको खरीदने के लिए हमने 80% राशि दी। अभी मक्का को बिजाई करने के लिए मेज प्लांटर ये भी हम खरीदने के लिए उनको दे रहे हैं।
और ये सारे कस्टम हायरिंग सेंटर पिछले 2 साल में बनाए हैं। इससे पहले कोई इस प्रकार का कस्टम हायरिंग सेंटर नहीं होता था। ये ठीक है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक आध सेंटर अपना बना लेता था, वो 1 साल मशीनें चलती थी, अगले साल पता ही नहीं लगता था कहाँ गई कहाँ नहीं। तो हमने इसलिए प्राइवेट लोगों को कहा कि भाई आप खरीदिए, हम आपको पैसा देंगे 80%, 20% अपना लगाइए, ताकि वो ठीक से अपना संभाल भी करेगा, किराया भी लेगा, कमाई भी करेगा, उसको बिजनेस भी उसको मिलेगा। तो हर कोई अपने हिसाब से उसकी जितनी ज़रूरत होती है किसान उसको आगे ले लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। भावांतर भरपाई योजना में जैसे मैंने बताया, सब्जियां 19 प्रकार की सब्जियां हैं जिनका भावांतर भरपाई योजना में बागवानी फसलों में लागू होती है। पिछले 1.5 साल में 10 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि ये हमने किसानों को बांटी है। पंजीकरण इसमें करवाया कुल मिला के 58,000 किसानों ने, और ये लाभ लिया 4,187 किसानों ने, क्योंकि लाभ उसी स्थिति में मिलेगा जब उसका मार्केट भाव से, यानी उसकी जो कीमत, कॉस्ट जो उसकी आई है, कॉस्ट ऑफ सोइंग पैदा करने की, उससे भी कम अगर मार्केट रेट हो गया तब उसको हम भरपाई देते हैं, ताकि वो कहीं जब पहले छपते थे समाचार के सड़क पर आलू फेंक दिए, सड़क पर सब्जी फेंक दी, सड़क पर टमाटर फेंक दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। लेकिन इसमें एक शर्त रखी है कि जिसको ये लाभ लेना है पहले वो किसान रजिस्टर कराए अपने आप को। अगर रजिस्टर नहीं कराएगा तो फिर डिपार्टमेंट जो है उसकी संभाल नहीं कर पाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के, हालांकि रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा नहीं लगता, फिर भी लापरवाही करते हैं। अभी पिछले दिनों में दादरी में कुछ किसानों का मामला आया, हमारे कृषि मंत्री भी वहाँ गए, पता लगा कि उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। लापरवाही जो होती है वो ये होती है। फिर डिपार्टमेंट कहता है बिना रजिस्टर के तो पता नहीं कोई बोएगा या बिना बोए या करके पर्चियाँ पकड़ा देगा, जो मुझे घाटा हो गया। कम से कम डिपार्टमेंट की पकड़ बनी रहे, इसलिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होगा तो फिर उनको वो लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ जैसा मैंने बताया, सरसों, बाजरा, दालें आदि जब खरीदते हैं और हमें अपने आप बेचनी पड़ जाती है तो घाटे पर बिकती हैं। इसमें भी 610 करोड़ रुपया ये हमारा इस समय तक लग चुका है। इसको भी हम भावांतर भरपाई योजना में ही मानते हैं, क्योंकि ज़्यादा भाव में खरीदा, कम भाव में बेचना पड़ा हमें, तो ये भावांतर भरपाई योजना में ये पैसा भी इसमें लगा, तो कुल 620 करोड़ रुपए का खर्च इसमें कर चुके हैं। मेरा पानी मेरी विरासत में एक विषय और जो आया है कि अभी हमने एक छोटी शर्त लगाई थी कि जो 50% से कम फसल अपनी बदलेगा उसको हम उसका लाभ नहीं देंगे, इसका 7,000 रुपये का। लेकिन अब हमने तय किया कि जो एरिया फ्लडी एरिया है, ये जो गांव फ्लडी गांव हैं, उन गांव में यदि वो 50% की शर्त नहीं भी पूरी करता तो जितना छोड़ देगा उस सारे को 7,000 रुपये दे देंगे, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि वो फ्लडी एरिया में जहाँ धान के अलावा कुछ और होता नहीं है। प्रयोग कई कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, वहाँ बागवानी हो सकती है, या खाली छोड़ करके बाद में 2 महीने बाद उसमें मक्के की जो चरी है, उसकी जो मक्के की चारा, उसके लिए कच्ची मक्की काट करके वो बिक्री हो सकती है, वो भी कर सकता है। लेकिन वो चाहे खाली छोड़े, चाहे वो करे, चाहे बागवानी लगाए, उन सबको हम 7,000 रुपया एकड़, अगर कम भी है 50% से, उसने विकल्प अगर लिया है तो भी उनको देंगे। ये एक चीज़ हमने नई आज विचार किया है। जितने हमारे कार्यक्रम हैं, इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से हेतु हमारा एक ही है कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है 2022 तक किसान की फसल दुगनी होनी चाहिए, किसान की आय ये दुगनी होनी चाहिए। अब वो सारा डाटा तो इकट्ठा करने पर ही पता लगेगा, एकदम इसको फुल प्रूफ सिस्टम से हम नाप पाएंगे कि नहीं नाप पाएंगे। लेकिन इन जनरल अगर 5 साल पहले 2017 के अंदर ये हमने टारगेट लिया था, तो आने वाले 5 साल में 17 से 22 में उस समय के आंकड़े क्या थे और 22 में आंकड़े क्या होंगे, तो किसान की आय डबल कैसे हो। एक बात तो उसमें हो गई कि एमएसपी तय करते समय तय हमेशा ध्यान रखा जाता है किसी भी फसल की कॉस्ट का कम से कम 50% लाभ उसको ज़रूर मिलना चाहिए, जो पहले ध्यान नहीं रखा जाता था। इस बार 50% से लेकर और 83% तक ये लाभांश ये किसानों को दिया गया। तो इस प्रकार से ये सब हमने किया है। ई खरीद का मैंने बता ही दिया आपको कि कुल मिलाकर के 16,000 करोड़ रुपए में से कोई 480 करोड़ रुपया अभी जो किन्हीं कारणों से रुका हुआ है, जिसमें टेक्निकल बातें हैं, वो धीरे धीरे एक एक करके ठीक होती जाएंगे, तो उनको रिलीज़ करते जाएंगे। किसानों को जो हमने पैसा पहुंचाया था
उसमें से हमने उनको दिया था 12,195 करोड़ रुपया, और बदले में हमने जो किसान पहले 30,000 रुपया प्रति एकड़ उसको लोन मिलता था हरको बैंक से, हमने कहा कि अगर आप और एजेंसियों से नहीं उठाओगे, ये प्रूफ दे दो कि हमने कहीं और से नहीं लिया, तो हम 30 के बजाय 60,000 रुपया भी प्रति एकड़ दे देंगे, अर्थात 5 एकड़ के ऊपर 3 लाख रुपया भी देंगे। अगर 1.5 लाख रुपया उसको अधिक मिलता है तो 24% के हिसाब से 36,000 रुपया उसका बचता है साल का। तो 36,000 रुपया बचत कराने के लिए उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। हरको बैंक का 7% का इंटरेस्ट होता है, 3% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सबवेंशन। हमने घोषणा की है कि उसका टाइमली पेमेंट पर 4% हरियाणा सरकार जो है वो उसका इंटरेस्ट सबवेंशन करेगी, इसलिए 0% इंटरेस्ट फॉर द फार्मर इन हरको बैंक। तो ये विषय भी हमें सबको ध्यान में रहना चाहिए। देखिए, वो दोनों ही बताएंगे, आड़ती भी बताया डिक्लेयर करेगा कि मैंने किस किस किसान को पैसा दिया हुआ है, और किसान भी बताएगा कि मैंने पैसा किस किस से लिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस अब आने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इस बार पोर्टल पर हमने उससे कंसेंट फॉर्म भरवा लिया कि कितना पैसा आड़ती को किसान ने देना है, वो इस बार कंसेंट पर आया है। तो इस बार पेमेंट करते समय कंसेंट दी है, अगली बार मान लो लोन देंगे तो लोन के समय कंसेंट उनके दोनों की लेंगे कि आप अपने आड़ती से, आड़तियों का पता है कौन किसान किस आड़ती के साथ जुड़ा हुआ है, ये डाटा है हमारे पास पूरा। वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में सारा हमने पंजीकृत कर रखा है। तो अपने आड़ती से लिखाएगा कि मैंने इतना पैसा किसान से लेना है। तो थोड़ा एक बार पूरा कर लें, बात पूरी कर लें। हाँ, बात पूरी कर लें। एक इसके साथ विषय में और जो बहुत महत्वपूर्ण जोड़ने जा रहा हूं कि हम वैसे तो पूरे हरियाणा समाज के हर परिवार के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए विशेष तौर पर हर किसान परिवार, उसके साथ कोई ना कोई एक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति, वॉलंटियर, प्रोग्रेसिव फार्मर, चाहे सरकारी अधिकारी, चाहे गांव का कोई आदमी, ऐसा उसके साथ जुड़ा रहे और उस किसान परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, उसका प्रबंधन क्या है, उसको कोई सलाह देने वाला। फॉर्मली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पेपर्स में तो सब है कि हम किसानों की सब सहायता करेंगे, उसको क्या चाहिए वो बताएंगे, उसको सलाह भी देंगे, उसको परामर्श भी देंगे, हमारे ऑफिस सब कुछ बने हुए हैं। लेकिन अभी ज़मीन पर उतना नहीं है कि हर किसान को हम संभाल कर सकें। तो किसान की कमाई अच्छी होने के बाद भी उस किसान को संभालने वाला कोई नहीं है कि मैं ठीक से अपने इनकम का खर्च कहाँ करूँ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसकी कैसे हो, या वो बिजाई करता है तो किस चीज़ की बिजाई करने से उसको लाभ होगा, या 10 प्रकार के किसान की कोई परामर्श नाते से सहायता हो सकती है। तो हमने विचार किया है कि आने वाले वर्ष में हम एक योजना बनाएंगे, किसान मित्र क्लब। अभी तक किसान क्लब बने हुए हैं, लेकिन वो एक प्रकार से डिफंक्ट टाइप हैं, कोई बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहे। हम उसी को एक रेनोवेट करके उसका एक स्वरूप खड़ा करेंगे, किसान मित्र क्लब, ताकि जितने भी किसानों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेनली तो उसमें प्रोग्रेसिव किसान हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं जो अच्छी खेती करते हैं। अब हमने कहा कि भी आप अच्छी खेती करते हो, अपने जैसे और 50 लोग क्यों नहीं बनाते हो। स्कीमें भी बनाएंगे कि जो अपने जैसे अच्छे किसान खड़ा करेगा तो उसको भी लाभ देंगे, जो उस प्रकार का किसान उस लेवल का आएगा उसको भी अलग लाभ देंगे, लेकिन जो अच्छा करेगा उसको जल्दी अच्छा बनाएंगे, और जो ज़्यादा जल्दी अच्छा नहीं करेगा उसको धीरे धीरे अच्छा बनाएंगे। अच्छा हम सबको बनाएंगे। तो इसलिए किसान को संभालने के लिए प्रति 100 किसान एक उसका किसान मित्र, एक रफ आइडिया जो मैंने बताया है, अर्थात 17 लाख किसानों के ऊपर 17,000 किसान मित्र। इसमें प्रोग्रेसिव किसान भी होंगे, सरकारी अधिकारी भी होंगे, कुछ वॉलंटियर्स। वो वॉलंटियर्स खेती जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते होंगे कम से कम फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो लोगों का बता ही सकते हैं। बड़े बुजुर्ग तो बहुत ही अच्छे फार्मूले जानते हैं इसमें। तो ऐसे हम किसान मित्र क्लब, ये एक योजना बनाने का विचार कर रहे हैं, जिसके अंदर इन किसानों का लाभ हो सके, उनको भलाई इनकी हो सके। तो ये एक योजना भी आपके सामने मुझे रखनी थी। किसान हमारा गन्ने का किसान अपने गन्ने को किसान शुगर मिलों में लेके जाता है। हमारे यहाँ 11 शुगर मिलें हैं कोऑपरेटिव और 3 शुगर मिले हैं प्राइवेट।
14 हैं। हरियाणा में गन्ने का रेट सर्वाधिक है पूरे देश में, और आज नहीं है, कई वर्षों से लगातार हम इसको मेंटेन रखे हुए हैं कि अगर रेट बढ़ता है तो हरियाणा भी आगे रेट बढ़ा करके सर्वाधिक रखता ही रखता है। किसान गन्ने की अच्छी फसल बोता है, लेकिन जितनी पैदावार होती है उसके हिसाब से कैपेसिटी हमारी कम है, कई वर्षों तक कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाए। तो हम सभी मिलों की कैपेसिटी ये बढ़ाने का हमने टारगेट लिया है। अभी तक सोनीपत और पलवल 2 मिलों में उनकी कैपेसिटी लगभग 900 TCD ये पिछले 5 साल में हमने बढ़ाई है, लेकिन उससे हमें संतोष नहीं है। अब इस समय 5 मिलों पर और काम चल रहा है, पानीपत, करनाल, पलवल और जींद। पानीपत 1800 से 5000 TCD, जिसके ऊपर कुल खर्च आएगा 263 करोड़ रुपया, और साथ में को जनरेशन प्लांट भी लगेगा। इसी प्रकार ये मैंने करनाल का बताया, करनाल जो है 2200 से 3500 और 263 करोड़ रुपया, और पानीपत में 1800 से 5000 रिफाइंड शुगर का जो प्लांट है वो पानीपत में लगेगा। इसकी कॉस्ट 354 करोड़ रुपया ये आने वाली है। शाहबाद में उसकी अभी कैपेसिटी बढ़ाने का तो विषय नहीं है, लेकिन एथेनॉल प्लांट लगेगा 60 KMLD का, KLPD का, जिस पर 99 करोड़ रुपया ये खर्च आएगा। पलवल शुगर मिल 1900 से 2200 TCD हो जाएगी, जींद शुगर मिल 1600 से 2200 TCD हो जाएगी, और बाद में अगले वर्षों में गुहाना शुगर मिल को भी 2500 से 3000, कैथल शुगर मिल को 2500 से 3500, ये कुल मिलाकर के कैपेसिटी इनकी बढ़ाने की योजना हमारी बनी है, ताकि कुल कैपेसिटी जो 2014 में 24,800 TCD थी वो आने वाले समय में 32,100 TCD अर्थात 8,000 लगभग TCD टन्स, क्या TCD टन्स, क्रशिंग ऑफ टन्स पर डे, टन्स क्रश्ड पर डे TCD। तो ये इतना ज़्यादा हम कैपेसिटी इसकी इन मिलों की इन सालों में बढ़ाने वाले हैं। जहाँ तक मिलों की रिकवरी का विषय है, हमारे इस 5 साल में 10% रिकवरी ये शुगर की बढ़ी है। अब ये शुगर केन तो शायद जैसा पहले था वैसे ही है, लेकिन मिलों में जो स्थिति थी आप समझ सकते हैं कि उसकी व्यवस्था को ठीक करने में कुछ हमने जो काम किए हैं उसके कारण से 10% का एक रिकवरी परसेंटेज हमारा बढ़ा है। आगे की योजना में 3 मिलें ऐसी हमने विचार की हैं जिसमें बाहर से, यानी सरकारी मशीनरी के बाहर से MD जो ट्रेंड लोग होंगे, जो एक्सपीरियंस लोग होंगे, ऐसे MDs को हम लगाने के लिए बहुत जल्दी एक टेंडर उसका निकाल रहे हैं, ताकि 3 लोग बाहर से आएँ, फिर उनका कंपैरिजन करेंगे, और उस कंपैरिजन में यदि बाहर के जो एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अलग अलग मिलों में, प्राइवेट मिलों में भी काम करते रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका यदि लाभ हमें हुआ तो हम इसको प्राइवेट सेक्टर के साथ, माने प्राइवेट सेक्टर नहीं कह सकते, लेकिन उसमें जो MDs हैं वो अच्छे एक्सपीरियंस्ड हमको आउटसोर्स करके मिलें, तो ये भी हम करने जा रहे हैं। अभी तो विचार करना है, लेकिन जिनकी क्षमता अच्छी है लेकिन रिजल्ट कम है, पहले हम उन्हें लगाएंगे, तय करेंगे। लेकिन जो बहुत अच्छी वाली नहीं देंगे और घटिया वाली नहीं देंगे, तो पहले मध्यम दर्जे की देंगे, ताकि उनको भी काम करने का पूरा मौका मिल जाए। ऐसा ना हो कि बहुत ख़राब हमने दे दी और वो अपना रिजल्ट ना दे पाए और फिर वो हमारी स्कीम ही फेल हो जाए। तो हम जो मध्यम दर्जे की हैं ऐसी 3 मिलें, या कोई एक अच्छी 2 खराब, ऐसा कुछ करके उसका एक प्लान बनाएंगे, ताकि हम ठीक से मूल्यांकन कर पाएँ उसका कि हाँ जो प्राइवेट बाहर के लोग आने वाले उनका उपयोग कितना हमको हुआ, कितना नहीं हुआ। नहीं, हम तो पहले इन जनरल ही करेंगे, और रिजल्ट देने वाले, देखो जिसने रिजल्ट देना है वो किसी जगह भी देगा, अच्छी जगह भी देगा, प्राइवेट मिलों को नहीं दे रहे, हम तो केवल उनको एंगेज कर रहे हैं। प्रोफेशनल कहना चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लोगों को लाने के लिए, कोई प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग का विषय मैंने आपको बता दिया, ये भी विषय हमारे पास अलग से है। एक पानी की राइस शूट पॉलिसी होती है, उस राइस शूट पॉलिसी में सामान्यतया
कुछ किसान पानी का अधिक उपयोग करने का अधिकार लेते हैं। नियम होता है कि बरसात के दिनों में हर कैनाल का 30% की कैपेसिटी उसमें जो बची होती है उसमें पानी डालते हैं और 7.5 क्यूसेक पर 1000 एकड़ उनको पानी दिया जाता है और उसका नॉमिनल चार्ज ये उनसे लिया जाता है। लेकिन पिछले 25-30 साल से जिन किसानों को ये राइस शूट का अधिकार मिला हुआ वही उसको उपयोग कर रहे हैं। इस बार हमने उसमें एक परिवर्तन किया है कि ये कोई मोनोपोली नहीं है कि जिनको एक बार मिला है वो 30 साल से वही, बाकी बेचारे किसान वो देखते रहते हैं। हमने कहा नहीं, उस कैनाल पर 20-20 एकड़ का एक चंक बना करके जितने किसान ग्रुप बना करके अप्लाई करेंगे हम उस कैनाल का एक्स्ट्रा पानी उन सब में बांटेंगे और सब में बांटने के बाद यदि वो 7.5 क्यूसेक की बजाय कम अगर उसका शेयर आता है जो एक्स्ट्रा पानी है तो फिर चार्जेस भी कम कर देंगे। चार्जेस 2003 में 150 रुपया प्रति एकड़ थे और 15 साल के बाद 2008 में वो 300 रुपया प्रति एकड़ किए गए थे। थोड़ा कुछ हमारे विपक्षी मित्र ये आवाज़ उठाने लगे कि रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया। पहली बात तो रेट आज नहीं बढ़े, ये रेट 2 साल पहले बढ़ गए थे। उस समय उनको नहीं पता लगा होगा, आज उनको पता लगा तो उसमें से चिल्पों शुरू हो गई। और दूसरा मेरा ये कहना है कि कोई चीज़ 2003 में 150 रुपये थी और अगर उसको 2018 में 15 साल के बाद डबल किया जाता है तो डबल करने का सिस्टम किसी भी सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो कितने साल बाद हो जाता है? हाँ? 7 साल, 8 साल, 6 साल। अब तो मैं कहता हूँ अगर 7.5 साल भी अगर होता तो ये डबल नहीं 4 गुना हो जाता 2008 में, लेकिन वो डबल ही हुआ। तो इसलिए हमारे विपक्षी मित्र इतना भी नहीं सोचते कि हम किस चीज़ की आलोचना कर रहे हैं और किसको हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और 300 में भी अब वो चूँकि कुछ लोगों के जिम्मे था, वो 2 साल से दे भी रहे हैं, कोई उन्होंने शोर नहीं किया। इनको ये तकलीफ हो गई कि आज जब नई पॉलिसी ने बनाई तो इनके जो चहेते किसान उन्होंने कहा होगा कि ये क्या हुआ, हमारे हाथ से सारा कुछ निकल रहा है। अभी तक तो मोनोपोली हमारी थी 7.5 क्यूसेक प्रति 1000 एकड़ की, अब हमने सबको बांट दिया है। तो हमने उस मोनोपोली को तोड़ करके सबका राइट क्रिएट कर दिया कि जो किसान इसमें अप्लाई करेगा उस कैनाल के ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब में बटेगा। और साथ में ये भी कह दिया कि सब किसान मिलकर ये तय करते हैं कि कोई भी अप्लाई नहीं करेगा तो हम सब किसानों में फ्री में बराबर बांट देंगे। फिर सब किसानों को बराबर बांट देंगे, वो 30% एक्स्ट्रा पानी, कोई पैसा भी नहीं लेंगे। लेकिन अगर प्राथमिकता से कुछ लोग लेना चाहते हैं, बाकियों को नहीं देना चाहते, तो फिर उनसे 7.5 क्यूसेक 300 रुपया एकड़ कम अगर देंगे उस हिस्से के हिसाब से, तो फिर उस हिसाब से रेट कम कर देंगे 250, 200, 150, 100 जितना भी। तो ये एक इसमें नई पॉलिसी हमने राइस शूट पॉलिसी बनाई है और इसको आज ही लागू कर रहे हैं। 20 जून से इसकी एप्लीकेशन मांगी गई हैं। 20 जून के बाद 30 जून तक इसकी सब एप्लीकेशन आएंगी, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पानी के लिए जो पिछले 5 साल में हमने योजनाएं बनाई, बाकी मैंने बताई हैं। अब मैं कैनाल सिस्टम को मजबूत करने के लिए सिस्टम बता रहा हूँ कि हरियाणा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने इन 5 साल में बनाया और वो है WJC का जितना भी नेटवर्क है उसको 2200 करोड़ रुपया लगा करके उसको रेनोवेट करने का। 5 फेज उसके बनाए थे। उस 5 फेज में से 2 फेज पूरे हो गए हैं। एक तो WJC मेन ब्रांच और WJC मेन लाइन लोअर, ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आगे जो फेज है ऑगमेंटेशन कनाल और PDB पैरेलल दिल्ली ब्रांच जो जिसका नाम है WJC मुणक टू खुबड़ू, मुणक टू खुबड़ू, ये जल्दी शुरू होने वाला है। तो इस सारे प्रोजेक्ट का 5 फेज को पूरे करने का टाइम 2022 है और ये यदि पूरा हो जाता है, यदि का पूरा होना ही है 2022 तक, तो इसका पूरा होने पर पानी 17,500 क्यूसेक जो अभी तक हमारा मिलता था वो 23,580 क्यूसेक पानी ये हो जाएगा, अर्थात 6,000 क्यूसेक पानी ये WJC में जब भी आएगा पानी पीछे से वो उसमें से बढ़ जाएगा। बरसात के दिनों में क्योंकि पानी अभी भी हमारे पास पीछे होता है,
कई बार हमको गेट्स बंद करने पड़ते हैं और वो सारा फैलता है। जब 6 लाख क्यूसेक भी पानी होता है, 5 लाख क्यूसेक भी पानी होता है, लेकिन जब हमारे पास कैपेसिटी बन जाएगी तो 6000 क्यूसेक और भी पानी इसमें अतिरिक्त हम उन दिनों में ले पाएंगे। और इसके बाद जब लखवार डैम और जैसे मैंने बताया किसाऊ रेणुका वो जब बनते हैं तो वो भी एक्स्ट्रा पानी जब छोड़ेंगे तो 6000 क्यूसेक लगातार ये पानी में आगे दे पाएंगे। इसका लाभ 7 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, इंक्लूडिंग जींद, हिसार और सर्दर्न हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स। जहाँ दक्षिण हरियाणा में पानी कम जाता है उन सब जिलों में इसका 6000 क्यूसेक का ये हमको लाभ होगा। अभी पिछले दिनों के अंदर जो हमारा काम हुआ है उसमें जो लाभ हुए हैं सीधे सीधे, खुबड़ू का जो पानी है वो जो साउथ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके अंदर जो बढ़ोतरी हुई है, महेंद्रगढ़ कैनाल में 180% बढ़ोतरी हुई है पिछले 4-5 साल में, 14 से लेकर के और 19 तक। लोहारू फीडर में 225% ये पानी ये हमारा बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? हाँ। जेएलएन कनाल रेवाड़ी में 250% पानी ये बढ़ा है। जेएलएन कनाल रेवाड़ी के पानी के बढ़ने का तो एक प्रमाण कि जो झील है वो कौन सी जो डैम है, मसाणी बैराज, मैसाणी बैराज पर कोई पानी नहीं आता था क्योंकि सारा दक्षिण से आना होता था। दक्षिण क्या, राजस्थान साइड से, राजस्थान वालों ने पानी बंद कर दिया। हमने ये जो रेवाड़ी जो चैनल है इस कैनाल का पानी जो हमारे पास एक्स्ट्रा बरसात का आता था उसमें डालना शुरू किया और रेवाड़ी जिले में 10 फुट पानी, 10 से 30 फुट तक, बल्कि कुछ इलाकों में 10 फुट से 30 फुट तक ये पानी लेवल उसका ऊपर उठा, रिचार्जिंग हुई है। तो ये उसके किसानों को सीधा सीधा इसका लाभ हुआ है। मेवात के लोग भी इस पानी के कारण से बहुत प्रसन्न हैं कि हमें कम से कम इन 5 सालों में जितना पानी मिला हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि इतना पानी हमको मिलेगा। तो ये पानी उधर ये मिला है। टेल्स का मैंने आपको बता ही दिया कि 300 टेल्स पर पानी हमारा पहुंचा। ये जो राइस शूट पॉलिसी मैंने बताई इसमें अभी तक 12,000 किसानों को लाभ होता था, 1 लाख एकड़, अर्थात 8 एकड़ प्रति किसान अगर मैं कहूँ तो सब बड़े किसान वो इसका लाभ उठाते थे। अब 8 एवरेज है तो किसी का 6 होता था, किसी का 15 एकड़ भी होता होगा। हमारे यहाँ एवरेज तो 3 या 4 एकड़ ही है किसान की। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो छोटे किसान भी इसमें लाभ ले पाएंगे। इसलिए हमारे जो कांग्रेस के मित्रों की तकलीफ होना बड़ा स्वाभाविक है क्योंकि उनके संबंध जहाँ हैं वहाँ हैं। हम आम किसान से अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, इसलिए इस पॉलिसी को हमने बदला है। किसान का मित्र पशु भी है। पशु उसकी आजीविका का एक अभिन्न अंग है। पशुओं के लिए भी एक विशेष योजना मैंने बनाई और वो है पशुधन क्रेडिट कार्ड। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, इस आधार पर केंद्र सरकार की ओर से योजना बनाई गई है कि पशुधन क्रेडिट कार्ड, इसमें भी लोन ले सकता है व्यक्ति कितने पशु उसने रखे हुए हैं, गाय बकरी से लेके भैंस तक, गाय यानी बकरी भेड़, इसमें मछली भी है, हाँ मुर्गी मछली ये भी है। तो इनके ऊपर भी उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन उसकी की है कि कितना लोन को मिल सकता है। 1,60,000 रुपया लोन तक कोई भी कोलेट्रल नहीं होगा और इस पर भी इंटरेस्ट 7%, 3% सेंट्रल गवर्नमेंट का सबवेंशन और 4% हरियाणा सरकार उसमें सबवेंशन करेगी, अर्थात 0% लोन। तो 0% पर पशुधन क्रेडिट कार्ड इसकी भी योजना बनाई गई है और इसका भी लाभ हमारे किसानों को जो पशु रखते हैं या जो पशु नहीं रखते, जो किसान खेती नहीं करते, ऐसे लोग भी जो पशु रखते हैं उनको भी इसका लाभ वो ले सकते हैं। इसलिए इस कार्ड का नाम ही पशुधन क्रेडिट कार्ड ये रखा गया है। ये लॉन्च शायद कर भी दिया है। 100 बेनिफिशरीज के 400 हुए हैं, 4,000 हो गए हैं और 4,000 हो गए हैं। इसकी फाइनल जो योजना है ये भी 3-4 दिन पहले हमने बनाई हुई है और बहुत जल्दी इसको मास स्केल के ऊपर इसको लॉन्च करेंगे। इसके फार्म भरवाएंगे और हमारे कितने लाख का टारगेट है?
टारगेट ऑफ किसान पशुधन क्रेडिट कार्ड 4,32,000। अच्छा, सेंटर ने हमको दिया है 4,32,000 का, लेकिन हमने 7 लाख 8 लाख तक पहुँचे, ये हमने विचार किया है। अब सेंटर की स्कीम भी उसमें कुल मिला करके कई बार योजना वो देते हैं, हम अगर ज़्यादा उसका लाभ उठाएंगे तो ट्रांसफरेबल होती हैं योजनाएं, किसी प्रदेश ने अगर कम उठाया हो तो हमें डाइवर्ट वो कर देंगे, ऐसी सेंटर की स्कीमें हमेशा ट्रांसफरेबल होती हैं। तो उन्होंने अभी फर्स्ट फेज़ में हमारा जो कोटा 4,32,000 का रखा है, लेकिन हमने अपना टारगेट जो है 8 लाख पशुधन क्रेडिट कार्ड का ये रखा है। टोटल पशुपालन हमारे यहाँ कितना होगा? 70 लाख पशु हैं, तो उसमें से हम 8 लाख फार्मर को करना चाहते हैं। कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है। 10% नहीं है, 50% कवर हो जाएगा। 3-3, 4-4 पशु एनिमल हस्बेंड्री में हाँ हाँ, किसानों का डेटा तो पूरा है। पशु 70 लाख पशु है, पशु 70 लाख है, तो 70 लाख है तो वो पता लग जाएगा। हमने एक डाटा उनको कहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो 1 पशु रखते हैं, कितने हैं जो 2 से 4 रखते हैं, कितने 5 से 10 रखते हैं और कितने 10 से ऊपर रखते हैं। वो डाटा सारा निकाल रहे हैं। तो क्योंकि अभी तक उस प्रकार के डाटे की जरूरत नहीं थी, अब उसका डाटा इसीलिए हमको रखना पड़ेगा कि हम किस किसान को, खास करके ये जो छोटी योजनाएं हैं, किसान मित्र योजना में भी हम लोग प्रायोरिटी देंगे कि जो छोटा किसान है, 2 एकड़ या इससे कम का किसान है, उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में प्रमोट किया जाए, सरकारी लाभ उसको पहुँचाया जाए। क्योंकि बड़े किसान का फिर भी अपने खेती में से इतनी आमदन हो सकती है कि वो अपना सिस्टम चला सकता है। हाँ, 2 एकड़ तक का जो किसान है उसकी अपनी ज़मीन में से भी कितना ही अच्छा काम कर ले तो भी उसकी इतनी आमदन नहीं हो सकती कि परिवार को चला सके। इसलिए ऐसे छोटे किसानों को इन छोटे छोटे लोन्स हैं, छोटे छोटे व्यवसाय हैं, इसके अंदर लगाने के लिए इसके सारे हम प्रबंध करेंगे। और एक साथ में जोड़ रहा हूँ मैं विषय, वो है गौशालाओं का और नंदीशालाओं का। हमारे यहाँ गौशालाएं भी लगभग 600 के आसपास गौशालाएं हैं। इनको हम अनुदान देते हैं हर वर्ष, लेकिन बहुत कम पैसा इनको अनुदान में दिया जाता है। जितना मिलना चाहिए वास्तव में उनको मिलता नहीं, लेकिन समाज के लोग हैं उसमें अपना योगदान करते हैं और वो जैसे तैसे अपना काम वो चला रही हैं। बड़ा फैक्टर उसके अंदर एक और जो ध्यान में आया कि इन गौशालाओं के पास या जो सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं, ऐसे 40,000 नंदी हैं, मेल काऊ जिसको कह सकते हैं, सांड खागड़ जिसको बोलते हैं। वो उसको गौशालाएं भी रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, रखते भी नहीं हैं। पहले कभी बैल के रूप में किसान के काम आता था, आज बैल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो एक बड़ा एक कठिनाई समस्या बनी हुई है। तो उसमें हम अलग से व्यवस्था उसकी कर रहे हैं कि 40,000 में से 20,000 नंदीशालाएँ पंचायतें ये संभालें और बाकी 20,000 अभी जो गौशालाओं में हैं वो गौशालाओं में रहेंगे। फील्ड में अभी जिसको कहना चाहिए आवारा घूमने वाले, बेसहारा घूमने वाले, वो 20,000 हैं। ऐसे 20,000 पंचायतों के माध्यम से और नंदीशाला बनाई जाए, और वो पंचायतें जो संस्थाएं बनाएंगी, उन संस्थाओं से जो पंचायती ज़मीन है वो बहुत सस्ते रेट के ऊपर उनको दे देंगे ताकि उसमें चारा पैदा करें और उनके नंदीशालाओं का जो शेड बनाने वो बनाएं। हाँ, 1,000 रुपया प्रति एकड़। पहले इसको हमने 5,000 रुपये प्रति एकड़ रखा था, लेकिन अभी अभी योजना उसकी 1,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी है। नॉमिनल ऐसे भी लेना पड़ता है कि ज़मीन पंचायत की वो सुरक्षित रहे, ऐसा ना हो कि जो नंदीशाला बनाए और वो ज़मीन को भी ले बैठे। तो थोड़ा सा नॉमिनल इसलिए उसका रखना है, और वो जो बाकी ग्रांट या बाकी चीज़ें उसको मिलेंगे नंदीशाला में, उसमें से आसानी से दे देगा। कोई 20-30 हज़ार रुपया हर साल का देना उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो इनको हम अपने बजट में से ज़्यादा पैसा देंगे, और जो गौशालाएँ हैं उसमें भी बेसहारा पशु जो जितना ज़्यादा रखेगा उनको ग्रांट उस हिसाब से ज़्यादा रखेंगे। उसकी पॉलिसी अभी डिपार्टमेंट डिक्लेयर करेगा। तो ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं कि दुधारू गौशालाओं को वो अपनी व्यवस्था अपने आप करें। बेसहारा पशु जितने ज़्यादा रखेंगे उनको ज़्यादा, नंदीशाला को और ज़्यादा, क्योंकि नंदीशाला में उनका कोई उपयोग भी नहीं है, कोई आमदनी भी नहीं होनी है। तो इसलिए कुछ समाज इकट्ठा करे, कुछ पंचायत उसमें डाले और कुछ सरकार डाले। तो ऐसा करके नंदीशालाओं की व्यवस्था ये हम करने वाले हैं। अभी तक जो फंडिंग होती है वो गौशाला नंदीशाला को 15-20 लाख रुपया होती है, लेकिन उससे उनका खर्च नहीं चलता है, तो इसको बढ़ाया जाएगा। और ये सारा काम पहले जो अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत डिपार्टमेंट करता था, अब ये एनिमल हस्बेंड्री को ये सारा काम दिया गया है ताकि गौशालाएँ, नंदीशालाएँ, इसका रजिस्ट्रेशन, इसका सारा हिसाब किताब ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ये करेगा।
50 लाख वैक्सीन, वो तो कितने नंदी होंगे उसके हिसाब से होगा। वो तो कितने नंदी वहाँ उस गांव में, इलाके में। ज़मीन की कमी नहीं है हमारे पास, ज़मीन पर्याप्त है जो इसकी गोचरांद की है, पंचायती ज़मीनों की कमी नहीं है। तो आपका काऊ कमीशन है वो, उसका कंट्रोल नहीं रहेगा अब इस पे? कौन है? काऊ कमीशन का कंट्रोल नहीं होगा इस नहीं, कंट्रोल, देखिए काऊ कमीशन होता है, कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, चीज़ों को संभाल करना है, जो सरकारी नियम है वो लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनका एक अपना काम होता है। ये सारा काऊ कमीशन का कंट्रोल पहले भी नहीं है, पहले भी अपनी अपनी सोसाइटियाँ, समितियाँ, गौशाला समितियाँ बनी हुई हैं, सब अपने तरीके से करती हैं। वही काऊ कमीशन, गौ सेवा आयोग, वही पैसा है ये वही पैसा वो गौ सेवा आयोग को या काऊ कमीशन को सरकार ही देती है वो पैसा। पशुपालन विभाग गौ सेवा के साथ मिल करके प्लानिंग करेंगे, और पहले डिस्क्रिशनरी होता था, किसी को कितना दे दिया, किसी को, डिस्क्रिशनरी नहीं रहेगा। अब नंबर ऑफ एनिमल्स उसके हिसाब से उसका फार्मूला बनेगा, उस फार्मूले से पहुंचाएंगे और उसके अकाउंट में पहुंचेगा। वो किसने दिया, किसके थ्रू गया, ये विषय नहीं है। लेकिन जो सरकारी साधन जा रहे हैं वो भी समाज के साधनों से कम इन गौशालाओं की या नंदीशालाओं की व्यवस्था ठीक है, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, तो ये काम मुख्य रूप से गौ सेवा आयोग के पास रहेगा। बना है उनका वो सारा सिस्टम, वो बता देंगे सब। गोघोटू और गलघोटू बीमारी से और मुंह खुर की बीमारी, दो बीमारियां होती हैं, एक मुंह खुर होता है, गलघोटू होता है। तो ऐसी दोनों बीमारियों से हरियाणा मुक्त हो गया है, पहला स्टेट हरियाणा है जो इन बीमारियों से मुक्त हुआ है पूरे देश में। वो डिक्लेयर कर दिया है। नहीं डिक्लेयर है, कोई बीमारी नहीं। पिछले वैक्सीनेशन हरियाणा ने की है। नहीं, ये किसने, देश ने डिक्लेयर किया है कि हमने किया है? नहीं, हम कर रहे हैं कि हमारे हरियाणा में कोई बीमारी नहीं। वो वैक्सीनेशन दे रहे थे, हमने 50 लाख वैक्सीनेशन की है पूरे। उनका विषय दूसरा है कि डिपार्टमेंट की ओर से ये घोषित हो चुका है क्या? ठीक है, ऑफिशियल एक प्रेस नोट डिपार्टमेंट की ओर से आपको मिलेगा। अब मानो कोई बात आप लिख डालो तो फिर बाद में दिक्कत हो। नहीं, संस्था की नहीं होती, तो होगी तो सरकार की होगी, इसमें संस्था क्या करेगी? देश में पहला प्रदेश है जहां मुंह खुर की बीमारी नहीं है। हमेशा नुकसान मुंह खुर की बीमारी से बहुत सारे पशु मर जाते थे। वैक्सीन आई हमारे यहाँ, और वही वैक्सीन मोदी जी ने जो 20 लाख के पैकेज में कहा है कि पूरे देश में लागू करो। चलिए, अब किसान से जुड़े हुए पावर डिपार्टमेंट के इश्यूज, उसमें मुख्य रूप से तो ट्यूबवेल की बात है। ट्यूबवेल्स हमारे यहाँ 80,000 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन की एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें अलग अलग इलाके हैं, कुछ प्रेफर्ड इलाके हैं और कुछ अनप्रेफर्ड हैं। अनप्रेफर्ड में तो हम जल्दी कनेक्शन देने वाले नहीं हैं, जहाँ पानी बहुत नीचे चला गया, जहाँ की मोटर्स की आवश्यकता 50 हार्स पावर से भी ऊपर है, तो इन सब चीज़ों को तो हम रोक रहे हैं। लेकिन जिन गाँव के अंदर हम ये देने वाले हैं बिजली के कनेक्शन, उसमें अभी जो 12,075 किसानों ने एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स, जो 5 स्टार मोटर्स की हमने एक योजना बनाई थी, उसके लिए पैसे जमा कराए थे। 9,000 उसमें से ऐसे हैं जिन्होंने लाइन का खर्चा भी जमा करा दिया था। लेकिन बाद में इसमें से ध्यान में आया कि कुछ एरिया ऐसा है जहाँ 5 स्टार की वैसी ज़रूरत नहीं है, पानी बहुत ऊंचा है, और वहाँ पर ये जो मोनोब्लॉक मोटर है ये लग सकती है। ऐसा सर्वे करने के बाद 1227 ऐसे हैं जिनको 5 स्टार की ज़रूरत में नहीं थी, उनको हमने कहा कि भी आप अपनी मोटर मोनोब्लॉक की आप मंगवा लीजिए, और इस पर 5 स्टार की हमको ज़रूरत नहीं है। शेष 5 स्टार का जो ऑर्डर हमने दिया था, उसमें एक कठिनाई क्या है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने 5 स्टार की डेफिनेशन बदल दी। तो जो पहले 5 स्टार होती थी उसको उन्होंने 3 स्टार डिक्लेयर कर दिया, और नई 5 स्टार की एक आएगी अभी, वो भी पैरामीटर उसके बन के स्पेसिफिकेशन उसकी आई नहीं है। वो स्पेसिफिकेशन जैसे आएगी दोबारा से 5 स्टार का एक नया सर्कुलर निकाल करके हम उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन अभी जो पहले वाली 5 स्टार, सो कॉल्ड 5 स्टार नाउ 3 स्टार, वो मोटर हमारे पास जो आई 4,868, जिसमें से कुछ कनेक्शन आधे लगभग जारी हो चुके हैं, आधे 30 जून तक ये पूरे हो जाएंगे 4,868,
और जो 1227 मोनोब्लॉक हैं वो भी लग जाएंगे, अर्थात 6000 किसानों को ये मोटरों का काम 30 जून तक ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये काफ़ी एक चर्चा का विषय है कि भी मोटरों के पैसे ले लिए हैं और वो लग नहीं रहे हैं। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उस टेक्निकल चीज़ों में कई बार डिले होता है। तो ये टेक्निकल बात मैंने आपको बताई है कि 5 स्टार को 3 स्टार किया गया। अब नाउ 5 स्टार वुड बी अनदर स्पेसिफाइड आइटम। तो उसके अंदर उस समय कैसी स्थिति बनेगी उसको हम दोबारा से डिक्लेयर करेंगे, घोषणा करेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पावर हमारी जो है वो गाँव में खास करके, क्योंकि किसान का विषय गांव के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा गांव जगमग गांव जो योजना जो हमने बनाई थी उसके अंदर 4500 गांव में इस समय 24 घंटे बिजली जा रही है। और आने वाला जो हमारा हरियाणा दिवस है 1 नवंबर तक, इसमें 500 गांव और जुड़ जाएंगे। ये योजना 2016 में शुरू हुई थी। पहले साल 105 गांव थे, दूसरे साल 405, तीसरे साल 1722, चौथे साल 2707 और जनवरी 2020 में 4500 और अभी हरियाणा दिवस तक जैसे मैंने बताया 5000, हो सकता है जनवरी 2021 तक ये 5.5 हो जाए। कुल 6500 हमारे गांव हैं। क्योंकि अब जो बाकी बचे हैं वो थोड़ा कठिनाई वाले ही बचे हैं, और आप समझते हैं कठिनाइयाँ क्या होती हैं। वो कठिनाई हमने बहुत तरीके से दूर की है अपनी। हरियाणा सरकार में ऐसा कोई आदमी नहीं था, आज तक कोई मुख्यमंत्री हुआ भी नहीं, जिसने झोली फैला करके लोगों से बिजली के मीटर के पैसे मांगे हों। हमने बिजली मीटर के पैसे मांगे, जिसमें से योजना सिरे चढ़ी। आज 2/3 एरिया हमारा हरियाणा का 24 घंटे बिजली वाला हो गया है। पिछले 2 साल से कम बिजली को लेकर के ना धरना है, ना प्रदर्शन है, ना कोई जुलूस जलसा है। नहीं तो किस प्रकार से ये सारा विषय होता था अपने को पता है। लेकिन हरियाणा इज़ द स्टेट जहाँ इतनी बड़ी संख्या में 24 आवर्स, और वो भी बिना किसी लॉस के। यानी हरियाणा के जो यूटिलिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनका भी अपने को स्थिति पता है कि 34,500 करोड़ रुपए का घाटा था। 27,000 करोड़ रुपया उदय में उसमें कंट्रीब्यूट किया गया। बाकी घाटा भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब दोनों वितरण कंपनियां 600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में हैं, और साथ में हमारी ये वितरण कंपनी ये भी वितरण नहीं, दूसरी जो ट्रांसमिशन वाले क्या है, HPGCL नहीं, हाँ तो चौथी जो प्रसारण वाली है, हाँ HVPN, वो भी शायद प्रॉफिट में आ गई है। हाँ वो भी प्रॉफिट में। तो 3 कंपनियां प्रॉफिट में हैं। केवल HPGCL का भी कह सकते हैं कि उसके अभी घाटे पूरे नहीं हुए, वो भी बहुत जल्दी उसको कोशिश करेंगे उसको पूरा कर लें। जो लाइन लॉसेज हैं 2016 में 30.02% था, और जो AT&C लॉस 2020 में 16 से 20 में ये घट के 17.5 रह गया, जो राष्ट्रीय औसत है 18.27, उससे कम है। पहली बार ये कम हुआ है राष्ट्रीय औसत से। तो इसलिए हमारे जो डिपार्टमेंट हैं इन्होंने 12.5% का जो लॉस कम किया है, ये सब बधाई के पात्र हैं। हमारे ये पावर डिपार्टमेंट की जो एक इसी के साथ जुड़ा है सोलर वाटर के भी कुछ प्रोग्रेस की है। इसमें 45% की सब्सिडी स्टेट की ओर है, MNRE इनकी सब्सिडी 30% है। तो यूज़र का शेयर सिर्फ 25% देना पड़ता है, जो 7.5 आर्स पावर के पंप हैं। ऐसे 15,000 पंप्स वो पहले फेज़ में अभी 2020-21 में लगा दिए जाएंगे, सोलर पंप्स। तो बहुत बड़ा एक सोलर पंप्स का योगदान पेट्रोल इसमें हो जाएगा। हमारे पंप्स जो हैं, ये जो हमारे ट्यूबवेल्स के जो पंप हैं, तो 15,000 पंप यदि ये सोलर पर चले जाते हैं तो बहुत बड़ी सब्सिडी का भार वो स्टेट से कम हो जाएगा। क्योंकि स्टेट की सब्सिडी एक समय तो ऐसा था जब 7,000 करोड़ रुपए पहुंच गई थी, आज 6,300 करोड़ रुपए सब्सिडी है केवल एग्रीकल्चर की। तो इसमें कई प्रकार के परिवर्तन आने वाले समय में होने वाले हैं, और मैं समझता हूँ वो सारे परिवर्तन कंज्यूमर के इंटरेस्ट में भी होंगे, स्टेट के भी इंटरेस्ट में होंगे। बिजली की खपत कम हो जाए, उपयोग इसका पूरा हो जाए, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, विषय काफ़ी विस्तार से मैंने आपके सामने रखे हैं, और
किसानों की गेहूं की पेमेंट जो अभी मैंने आंकड़ा बताया उसमें थोड़ा परिवर्तन है। अच्छा, मैंने ये पूछा था कि जो आड़तियों ने जो कर्ज किसानों को लेते हैं, किसानों ने कर्ज में कर्ज लेते हैं, उसका डाटा कितना आया? 1790 करोड़ रुपया। हाँ, 1790 करोड़ रुपया जो किसानों ने अपनी कंसेंट से कटवाया है कि ये 1790 करोड़ रुपया हमारा काट लिया जाए। बाकी 9,923 करोड़ रुपया ये सीधा किसानों के खाते में डाल दिया है। कुल ये 11,714 करोड़ है। सर, कोई सरकार का ये स्टेप होगा कि ये पता लगाया जाए कि किसानों के ऊपर आड़तियों का कितना कर्ज है? वही बताया पिछले साल का। नहीं, देखिए जितना डेट है, जो किसान जो गेहूं का किसान है वो तो सारे का सारा ही अपना ये है। अब हो सकता है कोई किसान ऐसा हो जो गेहूं नहीं बोता है, वो कुछ किसान बचे होंगे तो उनका अतिरिक्त होगा। लेकिन मान के चला जाए कि लगभग 75% किसान ऐसा है जो हरियाणा का गेहूं ही बोता है, गेहूं के अतिरिक्त। क्योंकि 12 जिलों में तो पूरे जिले गेहूं और धान के ही हैं, और इसके अलावा भी कुछ जिले ऐसे, आधा जिला सरसों का है, आधा मानो गेहूं का है, आधे जिले में कोई और फसल बोते हैं। तो इस प्रकार के किसानों की संख्या 75-80% तो यही है। बाकी 10-20% और होगी। तो अगर ये 1800 करोड़ है तो 300 करोड़ रुपया और भी हो सकता है। अमित आर्य जी, आपसे अनुरोध है कि एक-एक करके 5 प्रश्न ले लें। इतने विस्तार से विषय रखे हैं। अब इसके बाद इस विषय पर प्रश्न कोई होंगे, इस विषय को कुछ नहीं छोड़ा। तो आज तो विषय विशेष है। हाँ, विषय विशेष। एक सेकंड जी, वो माइक आ जाएगा। चल बोल दो। एक तो ये बताएं सर कि आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी किसानों को आड़तियों के चंगुल से बचाने के लिए, लेकिन ऐन मौके पर जिस तरह से आड़तियों ने अपना चक्कर चलाया और पेमेंट्स में डिले हुई, आने वाले जो धान की खरीद होएगी उसको लेकर हम अभी से, क्योंकि सरकार की स्पष्ट पॉलिसी है कि आड़तियों को की बजाय किसानों को सभी पेमेंट की है, उसके लिए अभी से क्या करेंगे? दूसरा, क्योंकि कई इलाकों से पीने के पानी की जो समस्या की बात आ गई, उसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, जहाँ तक धान का खरीद का विषय है, जो पहले अभी अनुभव हमारे आए हैं गेहूं के समय, कम से कम वो कठिनाइयाँ नहीं आने देंगे। अब उन कठिनाइयों में मुख्य चीज़ है डिले। तो डिले जो 7 दिन से कहीं 12 दिन हुआ, 14 दिन हुआ, वो नहीं आने देंगे। अभी भी किसानों ने जहाँ डिले किया है उन सबको 15% ब्याज, जितना पैसा उन्होंने अपने खाते में रखा है 3 दिन छोड़कर, क्योंकि 3 दिन का तो उनके साथ कंडीशन थी भी आड़ती के खाते में पहुंचने के 3 दिन के अंदर किसान को पहुंचना चाहिए। 3 दिन छोड़कर बाकी जो समय ज़्यादा लेट किया है उतना ब्याज 15% के हिसाब से किसानों के खाते में जाएगा। वहाँ वो बिल्कुल सरकार को अकाउंट पता है। इस बार बहुत सिस्टम ऐसा बनाया, एक ट्रांजैक्शन की टाइमिंग ये हमारे पास है कि किस दिन पैसा आड़ती के अकाउंट में गया, किस दिन आड़ती ने बीच में एक नोडल अकाउंट और बनाया है कि किसान सीधा, मतलब आड़ती सीधा किसान के खाते में नहीं भेजेगा, किसान वो पैसा एक नोडल अकाउंट में भेजेगा और नोडल अकाउंट में सेम डे नोडल अकाउंट से किसान के उसमें जाएगा। तो नोडल अकाउंट का कंट्रोल तो सरकार के पास है। इसलिए जो डिले हुआ है वो आड़ती के खाते में जाने के बाद डिले हुआ, तो उसका अकाउंट मालूम है कि कितना पैसा आड़ती के खाते में कब गया और उसने वापस नोडल अकाउंट में कितने टाइम के बाद, 3 दिन के अंदर उसको डालना था। अगर 3 दिन से ज़्यादा डिले किया है तो वो इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। आड़ती कमीशन, हाँ, कमीशन भी हमारे पास है। देखिए, पीने के पानी की समस्याएं कई प्रकार से हैं। एक तो पानी जहाँ कम पहुँचता है, खास करके गर्मी के दिनों में कम पहुँचता है, तो उसको हम पानी का जो प्रबंधन कर रहे हैं उसी में से वहाँ तक पहुँचाने का काम हमारा है। हर एक वाटर वर्क्स में पानी पहुँचे। पशुओं के पीने पानी के लिए जो तालाब हैं उनके अंदर भी जो हमने पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है उसमें जो सूखे तालाब रह जाते हैं उनका इरिगेशन के साथ तालमेल बैठा दिया। वो बल्कि इरिगेशन के अंडर ये तालाब अथॉरिटी, हर एक तालाब में पानी पशुओं के पीने का भी पहुँचे। जहाँ तक पानी कुछ नीचे का जो लिया जाता है वो खराब पानी है, उसकी जगह पब्लिक हेल्थ के माध्यम से पानी घर घर पहुँचाया जाए। इसके लिए जो योजना बनी है जल ही जीवन योजना, उसके अंतर्गत 2022 तक हर घर में पानी का नल ये वहाँ लगाएंगे। ये हमारी योजना बन गई है
और इसके अंदर भी आंकड़ा मुझे एकदम ध्यान नहीं है, लेकिन एक बड़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। बहुत लोगों ने कनेक्शन तो लिए हुए थे, लेकिन वो रेगुलराइज कनेक्शन नहीं थे। उन कनेक्शंस को रेगुलराइज करने के लिए, बल्कि उनकी फीस 2,500 रुपया होती थी रेगुलराइज करने के लिए, हमने 2,000 रुपया उसमें से माफ़ कर दिया। केवल 500 रुपया उनसे अब लिया जाता है रेगुलराइज करने के लिए। जो 500 रुपया भी नहीं दे सकता, उसके लिए भी एक स्कीम बना दी है कि जो 500 रुपया देगा उसका 40 रुपये महीने का बिल आएगा, और जो 500 रुपया नहीं देगा या नहीं देना चाहता उसका 50 रुपये बिल आएगा, 10 रुपया महीना उसमें से पूरा कर लेंगे उसका। तो ऐसे सब प्रकार की स्कीमें बना रहे हैं। अब लोग आसानी से 500 देने वाले 500 में कनेक्शन ले रहे हैं, 50 रुपया महीना देने वाले 50 रुपये महीने के हिसाब से ले रहे हैं। लेकिन जितने इर्रेगुलर कनेक्शन थे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर या शहरी कनेक्शन के अंदर, उनको सबको हम कनेक्शन दे रहे हैं। पहला विषय है कि किसान का जो वो लगाए गए थे बोरिंग, वो बोरिंग पहले लगे, सरकार ने लगा दिए। एक बात हमको ध्यान में रहती ही होगी कि किसान सरकार कोई चीज़ करती है तो लगाने को तो लगा देते हैं, पैसा लग जाता है, लेकिन बाद में उसकी ध्यान रखना, संभाल करना और उसको लगातार उसकी मेंटेन करना, ये सरकारी मशीनरी में सिस्टम में कम है। इसीलिए हमने इस बार योजना बनाई कि इस बार किसान से भी 10% लिया जाए। अगर हम 1.5 लाख में से 15,000 रुपया किसान से लेंगे तो निश्चित रूप से, अच्छा फिर किसान को ही हैंड ओवर करेंगे हम, सरकार के हवाले नहीं रहेगा वो। हम तो उसमें एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए 90% सब्सिडी दे दी, किसान के हवाले रहेगा, तुम्हारा माल है, तुम्हारा सिस्टम है, इसको रिचार्जिंग रखना तुम्हारा काम है। हाँ, 3 साल के बाद 4 साल के बाद उसकी मरम्मत के लिए किसान को कुछ और देना पड़ेगा या सरकारी सिस्टम से उसको ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उदाहरण ये है कि 3 साल से ज़्यादा वो चलता नहीं है एक बार में। 3 साल बाद उसको साफ़ करना पड़ता है, उसकी रेत भरती है, बाकी सब है, क्योंकि आखिर ये चीज़ ऐसी है कि जो बहुत साफ़ सुथरी नहीं होती, पानी भरना है, मिट्टी भी जानी है, सब कुछ होना है। 3 साल बाद उसका रिपेयर करने का काम और 10% उससे लेकर के किसानों का हवाले करने का काम एक नया प्रयोग है, करके देखते हैं। फिर अगर इसमें कोई कठिनाई आएगी तो फिर विचार करेंगे। दूसरा है क्या, किसान मित्र क्लब योजना, अभी मैंने बताया इस साल के अंदर की बात कही है, तो अभी आज मैंने इसकी घोषणा की है। अब इसकी निटी ग्रिटी छोटे बड़े विषय जो हैं वो डिपार्टमेंट को बैठाएंगे और उसका सिस्टम बनाएंगे। तो इस, हाँ बता रहा हूँ, वो बीच में वो आ गए तो मैं क्या करूँ। किसान मित्र बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो आ गया बीच में, मित्र आ गया। तो दूसरा विषय आपने दिया था वो है भुना शुगर मिल का। ये ठीक है कि वो शुगर मिल शायद वो कांग्रेस के समय ही बेच दी गई थी, तो कांग्रेस के समय उसको बेच दिया गया था। ये बात भी ठीक है कि कंडीशन लगाई थी कि 3 साल के लिए वो शुगर मिल को चलाएगा, नहीं शुगर मिल को ही चलाएगा। लेकिन जो शुगर मिल सरकार नहीं चला सकी सिर्फ गन्ने के कारण से, उसने भी शायद कुछ समय चलाई, बाद में गन्ना उसको मिला नहीं तो वो घाटा हो गया। और उन्होंने उसमें लिख के दे दिया यहाँ गन्ना है नहीं, लोग बोते नहीं हैं, क्योंकि लोग धीरे धीरे धान पर उतर आए थे और धान पर उतरने के बाद गन्ने की रुचि लोगों की बची नहीं थी। लगातार उनको जब गन्ना नहीं मिला तो घाटे में चलने के बाद उन्होंने कहा कि भी आप इसको वापस ले लीजिए। उन्होंने वापस देने की बात की, सरकार ने वापस लेने से मना कर दिया कि भाई हम तो आपको दे चुके हैं, आप इसमें मिल चलाओ, यानी हम वापस भी लेने के लिए तैयार नहीं। और उसको गन्ना की लगाने के लिए गन्ना है नहीं, वो भी लगातार घाटा खाए तो कब तक खाएगा। इस मामले में ये पेज लगभग 7-8 साल अड़ा रहा, कोर्ट में भी गया और कोर्ट ने अल्टीमेटली कोई फैसला नहीं दिया, यही कहा कि आप लोग इनसे बैठ करके कोई नेगोशिएट करो, फैसला करो। अल्टीमेटली फैसला करने का मतलब आज 8 साल के बाद
आखिर किसी भी चीज़ के झगड़े का कोई निवारण तो होता ही है ना। उसमें कुछ इंटरेस्ट का मामला झगड़े का पड़ गया कि अपने इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतना वापस दे देते हैं, इतना ले लेते हैं, ऐसा कुछ करके वो इंटरेस्ट का फिर हमने एक आर्बिट्रेटर बैठाया। आर्बिट्रेटर ने उसका फैसला किया कि इतना पैसा लेना देना करके और इस मामले को आप ख़त्म कर सकते हैं। वो मामला उस नाते से ख़त्म हुआ। फिर बाद में कोर्ट के डिसीजन से हुआ कि ठीक है, आप इसका फैसला अगर वापस भी करनी है तो आप कर सकते हैं। तब एजी की राय के ऊपर उनको हमने वापस की। वापस देने के बाद आज भी वो आदमी तो ये कहता है कि जितना पैसा मैंने दिया हुआ उतना मेरा वापस कर दो, आप ले लो। लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि उसको अब ना तो वहाँ मिल बची है, 8 साल में मिल भी वो कबाड़ का ही मामला पड़ा है, वो 10 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, 15 करोड़ का हो, स्क्रैप ही है। और ज़मीन भी वो 100 कुछ करोड़ नहीं, वही बता रहा हूँ, वो हमने हिसाब लगा लिया सारा कि वो हमने सारा हिसाब लगा लिया कि उतने पैसे की ज़मीन, जितना पैसा उसको वापस करना पड़ेगा उतना पैसा उस ज़मीन का हमको नहीं मिलता है। वो सारा हिसाब लगाने के बाद अल्टीमेटली फैसला हुआ कि भाई उसको छोड़ दिया जाए। और छोड़ने के बाद वो तो आज भी कहता है कि इस ज़मीन को आज ले लो आप वापस, उसकी ओर से मना नहीं है। अब हम हिसाब लगा करके उसको देखेंगे कि मान लो मिल तो नहीं है, अब ज़मीन केवल मिलती होगी और हमको लगा कि हाँ उस रेट से कम में मिलती है जितना पैसा उसको दिया हुआ है, तुम ले लेंगे। अगर आपको लगता हो कि वो ज़मीन कम की है, ज़रा हिसाब किताब लगा के हमको बता दो तो हमको पैसा दे के ले लेंगे। हाँ जी, हाँ नहीं बढ़ा। वो अब ज़रूर ये कहते हैं, जब हमने धान को कम करने के लिए कहा है तो वो उनकी डिमांड ये है कि अगर आप भुना मिल को चला के दे दो तो हम धान भी छोड़ के गन्ना लगा देंगे। लेकिन स्थितियाँ वही हैं कि धान यानी गन्ने की मिलें अब वायबल नहीं है। गन्ने की जितनी मिलें हैं वो सारी की सारी आज भी घाटे में हैं। हमको साल का लगभग 500 करोड़ रुपया, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है लगभग कितना होगा 11 मिलों का, कोऑपरेटिव मिलों का 780 करोड़ रुपया साल का आज भी घाटे में दे रहे हैं हम। तो इतने घाटे की मिलें चलाई नहीं जा सकती हैं। और किसान जो बोएगा वो बेचेगा, बिकेगा तो आगे बढ़ेगा। और आज हमें गन्ने वाली, चीनी वाली भी बहुत आवश्यकता नहीं है। चीनी का रेट तो पिछले 5 साल से पिटा हुआ है, यानी 2500 से लेके 3300, 2500 से 3300, आज हम 340 रुपया रेट दे रहे हैं। आज हमको ब्रेक इवन 3400 का है। अगर 3400 रुपया चीनी अगर होती है तब 340 रुपये का ब्रेक इवन है। 3400 क्विंटल, 3400 क्विंटल। एक काम करो, वहां के किसानों को कहो कि रियल कोऑपरेटिव मिल अगर लगाना चाहें तो लगा लें। मैंने शब्द प्रयोग किया, दान करना। हाँ, उसका नफा घाटा वो खुद ले लें तो चला देते हैं। भाई ये आवाज देखिए, अब ये स्कीम हमारे पास तो नहीं है। बैंक की अगर कोई स्कीम होगी तो उनसे बात करेंगे। एसएलबीसी में जो स्टेट लेवल बैंक कमेटी की मीटिंग होती है उसमें बात करेंगे कि अगर आप आड़तियों का डेट अगर आप कर सकते हो उसमें, लेकिन कल को मान लो किसानों से उन्होंने कोलेटरल मांगना शुरू कर दिया तो आज किसान तो कोलेटरल देने की स्थिति में होता नहीं है। वो तो हम भी हरको बैंक के साथ कुछ ना कुछ स्कीम बढ़ाने वाले हैं कि अगर आड़ती को छोड़ करके और किसान हमारे कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेना चाहता है तो उसको लोन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट उतना हम देंगे जितना उसने आड़ती से लिया हुआ सारे का सारा हम वेव करेंगे या उसको देंगे, ऐसा नहीं है। उसकी लिमिट बढ़ा देंगे। एजेंसी से हमने घोषणा की थी अपने बजट सेशन में कि और किसी एजेंसी से लोन ना लिया हुआ हो तो हम किसान का लोन डबल कर देंगे। आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा सर। हाँ, एक एक मिनट, एक मिनट। न्यू, हाँ हाँ, तो जो मजदूरों की कमी है सर, हाँ, उसकी बड़ी दिक्कत है सर किसानों को। जो 8 लाख करीब
देखिए, जहाँ तक धान को ब्याई के मजदूरों का विषय है, ये ठीक बात है कि इस बार मजदूर बहुत कम आ रहे हैं। फिर भी कुछ लोगों ने अपनी हाँ करनी शुरू किया। कल ही भी मैं रतिया और सिरसा गया था तो उन लोगों ने कहा कि कुछ लोग मजदूर जो वापस आने की स्थिति में वो आ रहे हैं, कुछ बसों में आए भी हैं, वो जितने आएंगे बढ़ेंगे। एक अपील हमने और की है इन सब ब्लॉक्स में, 8 ब्लॉक में होकर आया हूँ, कि DSR डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस ये करना शुरू करें, और इस पर बहुत किसानों ने शुरू कर दिया है। DSR में भी पानी बचता है, डायरेक्ट सीडिंग जो है वो उसमें हो जाती है, तो डायरेक्ट सीडिंग में उनको मजदूरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आज खरपतवार को रोकने के लिए पेस्टिसाइड्स बहुत आ गए हैं, इसलिए उसमें से वो रास्ता निकाल लेंगे। हाँ, कोरोना का ये ठीक बात है कि फरीदाबाद, गुरुग्राम ये 2 ऐसे ज़िले हैं जिसमें पिछले कुछ दिनों में मात्रा काफ़ी बढ़ रही है, और इसमें वो किसी तरफ मानो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसके क्या मूल्यांकन है। हमारे बीच में राजीव अरोड़ा जी बैठे हैं जो हमारे ACS हेल्थ हैं, और ये एक बार अगर बता देंगे तो सारा गुड़गांव का सारा पता लग जाएगा। जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, वो ये है कि क्या गुड़गांव में हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप देखेंगे इस टाइम पे हमारे पास गुड़गांव में टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस जो है वो 1766 केसेस जो हैं जो टोटल गुड़गांव की आ रहे हैं। बाकी माइक ऑफ कर दीजिए। जैमर को बंद कराओ, भी बाहर जैमर को बंद कराओ, क्या कर रखा है। तो टोटल जो हमारी गुड़गांव की पॉपुलेशन है 2022 के सेंसस में आएगी वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन के आसपास क्रॉस कर जाएगी इसको। तो 2 मिलियन में से अगर 1766 केसेस हैं तो मेरे ख्याल मैं तो इसको कम्युनिटी स्प्रेड नहीं बोलूँगा, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड वही होता है कि इवन जो ICMR ने जो पीछे कहा है कि कुछ सिटीज़ में जहाँ पर उन्होंने अपना सर्वे करवाया है जहाँ 10 to 30% तक उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि फैला हो, लेकिन अभी तक हमारे इस प्रकार के आसार नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो गाँव में जिस टाइम की स्थिति है और एफर्ट्स करके, प्रिवेंटिव एफर्ट्स करके, मोर सैम्पलिंग करके, लोगों को आइसोलेट करके जिनके सिम्टम्स हैं, हम यही कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोल और करें। यहाँ पे आप जानते हैं कि 17 मई तक जो सारी स्थिति थी वो सारी हमारी एफर्ट्स की वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि 17 मई तक लॉकडाउन था, जो हमारी एफर्ट्स थी वो इमीडिएटली नजर आ रही थी। उसके बाद हम उम्मीद भी कर रहे थे कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, और काफ़ी दिनों तक तो जो एक गुड़गांव का बॉर्डर रिस्ट्रिक्टेड भी रहा, लेकिन अल्टीमेटली जो इम्पेरेटिव्स ऑफ इकोनॉमी एंड दूसरी चीज़ें हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुली हैं, इकोनॉमी खुली है, सब कुछ खुला है। तो तब भी मैं ये कहूँगा कि 1766 अगर हमारे पास आज के दिन में एक्टिव केसेस हैं फ्रॉम 18 मई तो आज हमारी 10 जून हो गई, विच मीन ऑलमोस्ट 30 डेज, तो ऐसी बात नहीं है कि वो उसको कम्युनिटी स्प्रेड कहा जा सकता है। ठीक है, हो गए 5-6 चल हो गया आपका। किसानों के ऊपर सियासत हुई है अभी तक जो भी हुआ है, तो सियासत से ही जुड़ा एक सवाल है था कि पानी के ऊपर सरकार ने इतना काम किया, पानी आपके विजन में भी शामिल है। मंत्री जी ने माना कि वो जो है जीते भी पानी की वजह से है, MLA नामिल चौधरी भी कहते हैं कि पानी की वजह से हम जीते। तो अब तक सरकार SYL के पानी को लाने के लिए क्या है? देखिए, मैंने पहले बता दिया, SYL का विषय 12 साल के बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सब निकाल करके और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय करवा लिया। उनको हमने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई, सारा कुछ किया, और उन्होंने निर्णय दे दिया कि SYL पर हरियाणा का हक है। क्योंकि ये तो पहले डाउटफुल यही था कि हरियाणा का हक है कि नहीं है। पंजाब ने जो एक्ट पास किया था उसमें जो पुराने समझौते को रद्द करने का, वो उस एक्ट को निरस्त कराया, और उसके निरस्त होने के बाद अब कम से कम वो मामला तो ख़त्म हो गया, और आज हरियाणा का SYL के ऊपर यानी हक है और मिलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हरियाणा को मिलना ही होगा। अब नहर कौन बनाए, कब बने, कैसे बने, एग्जीक्यूशन का एक ऑर्डर ये सुप्रीम कोर्ट ने देना है, और उसके लिए लगातार हियरिंग चल रही है। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसी बातचीत करके म्यूचुअल कंसेंट से कोई रास्ता निकालें। म्यूचुअल कंसेंट को लेकर के सारे प्रयत्न जो होने थे हुए हैं, होने के बाद अल्टीमेटली कोई रास्ता निकला नहीं है। अब पिछली जो इससे पहले की तारीख लगी थी सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कह दिया था कि अब वो संभव नहीं है, वो हमारी बात तो मान ही रहे। अल्टीमेटली बनानी तो SYL है, उसमें म्यूचुअल करने का कोई और विषय तो है नहीं। म्यूचुअल तो यही कर सकते हैं किस एजेंसी से बनवाना, किस दिन उसका मुहूर्त करना, यही तो होती है म्यूचुअल। अब इसके अलावा म्यूचुअल तो है नहीं।
तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया, और सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है जल्दी अगली एक आध सिटिंग के अंदर ये फैसला देने ही वाली है कि इसको कौन बनाएगा, कैसे बनाएंगे। बादल जी आपसे बीज घोटाले को लेकर मिले थे, पंजाब वाले को लेकर, तो उसमें क्या कुछ जांच वगैरह अपने आदेश दिए हैं? देखिए, उसमें एफआईआर हरियाणा ने भी की, उसमें एफआईआर पंजाब ने भी की है। तो पंजाब ने प्रोएक्टिव होकर के और उस व्यक्ति को, वो जो कंपनी के मालिक थे, उनको पकड़ लिया है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगर वो इन्वेस्टिगेशन करके उस रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं तो आखिर एक दोष का निर्णय तो एक ही होना है, एक ही दोष का एक सजा मिलनी है। अगर वो नहीं कुछ कर पाएंगे तो फिर हम देखेंगे। बस लास्ट पहली बात तो कि हमने धान की फसल पर रोक नहीं लगाई है। अगर रोक कहीं लगाई है तो सिर्फ पंचायती जमीन पर कहा है कि जो 35 मीटर से पानी नीचे चला गया और पंचायती जमीनें हैं वहाँ 50% ही धान बोए, इतनी तो रोक समझ आती है, बाकी कोई रोक नहीं है। बाकी हमारी अपील है, और उस अपील में एक अगर रोक कोई ये थी कि 50% से ज़्यादा अगर कोई डाइवर्सिफाई नहीं करेगा तो उसको 7,000 रुपया नहीं देंगे। आज हमने उसको भी मुक्त कर दिया उससे, तो इसलिए कोई रोक नहीं है। हमारी अपील का अगर असर होगा तो समझेंगे कि उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय किया है, और अगर अपील का असर नहीं होगा तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ हैं वही उनको घेर लेंगी, गालियाँ बकेंगी। अपने पूर्वजों, अपने वंशजों से वो अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं या अपना अपमान करना चाहते हैं, ये उन किसानों को देखना है। किसान सब समझ गया करना है, लेकिन एक जो कठिनाई किसान की है कि वर्तमान में जब तक उस जमीन पर और कुछ ना पैदा हो तब तक क्या करें, इतनी बात उनकी हमको समझ में आती है। इस पर रास्ता मिल बैठ के निकाल रहे हैं। देखिए, अब हम इस स्थिति में तो आ गए हैं कि हमारे जो कमिटेड एक्सपेंसेस हैं वो हम करने की स्थिति में आ गए हैं। 4 तरह के, बल्कि 5 तरह के कमिटेड एक्सपेंसेस होते हैं। सैलरीज हैं, उसका पेंशन्स है, और रीपेमेंट ऑफ ओल्ड डेट्स हैं, और उसका इंटरेस्ट है। 5वां होता है पावर की सब्सिडी, क्योंकि वो भी हम पंजाब की तरह नहीं है कि 1.5 साल की उनकी सब्सिडी वापस डिपार्टमेंट को यानी यूटिलिटीज़ को नहीं मिली है। हम हर महीने यूटिलिटीज़ का पैसा इसको कमिटेड एक्सपेंसेस मानते हैं। तो ये सारे खर्चे ये तो प्राय हम अपने सिस्टम से कर लेंगे। अब चूँकि बाकी भी काम बहुत करने होते हैं, विकास के काम है, योजनाएं पिछली लटकी हुई है, नई योजनाएं शुरू करनी है, उसके लिए या तो हमको लोन लेना पड़ेगा या अभी कुछ समय और रुकना पड़ेगा। जब सारी स्थिति ठीक हो जाएगी, हमारा जो भी एक्साइज का पैसा है वो भी ठीक आना शुरू हो गया है। हमारा लगभग 300 साढ़े 300 करोड़ रुपया स्टाम्प ड्यूटी का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वो भी आना शुरू हो गया महीने का। और हमारा जो जीएसटी है वो भी थोड़ी मात्रा में आना शुरू हुआ है। सेंटर से भी कुछ ग्रांट हमें पिछले महीने में आई है, कुछ इस महीने एक्सपेक्टेड है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रेक इन इवन लेवल तक तो हम पहुँचे हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। मुझे लगता है लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपया हमारा टोटल लॉस हुआ है 3 महीने में। किसानों वाले मुद्दे से अलग आ ही गए हैं, तो मेरा एक सवाल है सर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में बहुत सारे हजारों हजार युवाओं का भविष्य हरियाणा कर्मचारी आयोग की मुट्ठी में है सर। क्या ऐसा कोई डिसीजन नहीं हो सकता, जैसे आपने तमाम चीजों में पारदर्शिता लाकर खड़ा किया है कि जो भर्ती रिजल्ट नहीं आया है, कोई कोर्ट केस है या क्या वजह है, वो डिस्प्ले हो एचएसएससी की साइट पे, या तमाम जो भर्तियां हैं उनके रिजल्ट कब तक है उम्मीद कर सकते हैं युवा? क्योंकि सर हजारों हजार युवा परेशान है हरियाणा का। मैं एक पर्टिकुलर भर्ती किसी की भी बात नहीं कर रहा सर, तमाम भर्तियों की बात करूं तो पिछले 3 साल 4 साल 5 साल से वेटिंग में, रिजल्ट की वेटिंग में। ठीक बात है आपकी कि बहुत सी भर्तियां कोर्ट के छोटे मोटे एक विषय के कारण से भी अटक जाती हैं। अब वहाँ तो मानो 1000 भर्तियां हैं और एक आदमी भी वहाँ चला जाए कि हाँ मेरा तो चयन होना था या मेरा नंबर इसमें नहीं आया है, मैं तो इंटरव्यू में नहीं बुलाया हूँ। तो कोर्ट आजकल ऐसे हैं कि बिना सोचे समझे, अब मैं ये शब्द कह तो रहा हूँ कहीं वहाँ ना पहुँचा देना आप
ये ठीक है, आपका सुझाव ठीक है। ये मेरी बात, मुझे लगता है आपकी बात और मेरी बात वहाँ पहुँच गई होगी, नहीं पहुँचेगी तो मिलकर पहुँचा देंगे कि इसको कम से कम वेबसाइट के ऊपर ही ओपन करें कि ये किस कारण से रुका हुआ है, ताकि वो लोग जो है अपने आप उसका जो किसी को कुछ संज्ञान लेना हो तो उसका ले। वैसे अभी हमने जेईज के रिजल्ट निकाले हैं, क्लर्कों के शायद आने वाले हैं बहुत जल्दी, करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।